हेलो, वेलकम टू अमेजॉन अकेडमी। आई एम विपुल मेहता। और कल हमारी मुलाकात हुई थी। कल बहुत ही बड़ा मैराथन लेक्चर था यार, पी ब्लॉक में। मैं थक गया था, काफ़ी लोग थक गए होंगे। और आज रिलेटिवली थोड़ा सा आसान सा लेक्चर है ना। कल के बाद एक काफ़ी रिलेटिवली आसान लेक्चर है। काफ़ी लोगों ने घर जाके पढ़ाई करी होगी। गुड इवनिंग के पी। काफ़ी लोगों ने लेक्चर के बाद आज के लेक्चर की तैयारी कर कर आए होंगे, है ना। हाय ऐसे, हाय के पी, हाय एम एस, हाय के जेड, हाय 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 एवरीवन। मैं थोड़ा सा जल्दी आ गया बातचीत करने के लिए। आई एम ऑल्सो बिगिनर। डीपीपी के आंसर कहाँ मिलेंगे कि एस तेरे को? जो डीपीपी मिलती है उसमें ना तेरे को लिखा हुआ होगा कि उसका सॉल्यूशन कहाँ पे है। तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस में जाना। उस प्रैक्टिस क्वेश्चंस में तेरे को मिल जाएगा प्रैक्टिस सेशन के अंदर, लेवल 1 लेवल 2 सब्जेक्ट वाइज। ठीक है, ठीक है के एस, चेक कर लेना। तो इनऑर्गेनिक में डीपीपी के सॉल्यूशंस अगर तुम्हारे पास हैं तो काफ़ी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, काफ़ी डिटेल्ड है वो। तो उनको ढंग से देखो। और बेसिकली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो भी आप करो। हाय ऐसे, हाय एस एन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज क्या क्या करने वाले हैं हम? आज हम करने वाले हैं डी ब्लॉक। हाय समर प्रताप। ठीक है। और दूसरा, हमको एक और चीज़ जो करना है वो करना है मेटलर्जी मटेरियल साइंसेस। ठीक है। तो मेटलर्जी मटेरियल साइंसेस में इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मेरी डिग्री वही है यार। तो आ, कुल मिला के आपने मुझे पहचाना, समर प्रताप। यार समर प्रताप नाम तो सुना हुआ लग रहा है यार, है ना। एस ब्लॉक क्वेश्चन नंबर 16, हाइड्रोजन क्वेश्चन 2042। अरे जेबी, मेरे को सारे क्वेश्चंस याद है मेरे दोस्त। काफ़ी सिंपल है वो यार, ऐसे मत बोल यार। ठीक है, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। थोड़े थोड़े से ट्रिक्स होते हैं। जब हम क्वेश्चंस देते हैं तो थोड़ी ट्रिक्स ज़रूर देते हैं आप लोगों को। ठीक है, चलिए कुछ नियम बता देता हूँ क्लास में बैठने के। क्या क्या है वो नियम, आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज हम डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स यानी कि मेटलर्जी करेंगे। राइट। मैं विपुल मेहता, बी टेक आई आई टी बॉम्बे, ऑल इंडिया रैंक 1731। अगर आपके पास वाइली पब्लिकेशन की फिजिकल केमिस्ट्री की किताब है तो वो मेरी किताब है। राइट। केस मैंने बता दिया यार, तू सुन नहीं रहा है शायद। ठीक है। Some live class best practices: join the class on time, watch the complete lecture, attend all the classes. In case you miss any class, make sure that you watch the recording. Revise the previous class topics while coming to the class. Also, in this syllabus of crash course, revise also for the topic which is to be taught today. Okay. Be polite with your peers and teachers. Okay. Thank you, KP. Never spam. वो मैं बोलता हूँ हमेशा, कुछ लोग फिर भी ऐसे महानुभाव होंगे जो स्पैम करेंगे, है ना। इज इट फ्री? यस इट इज़ फ्री कंप्लीटली। ठीक है। माई डाउट सेक्शन के अंदर आप इंडिविजुअल अगर कोई एकेडमिक डाउट्स है तो पूछ सकते हैं। कोई टीचर जो एक पैरेलली एक अलग टीम होती है डाउट्स की, वो आपका डाउट्स भी सॉल्व कर लेंगे। ठीक है। सिस्टम रिक्वायरमेंट्स: ब्राउज़र अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो क्रोम या फायरफॉक्स के ऊपर आप आराम से लेक्चर देख सकते हैं। अगर आप एंड्रॉयड मोबाइल यूज़ कर रहे हैं तो उसके ऊपर अगर ऐप देख रहे हैं तो एंड्रॉयड का वर्जन 6 या उसके ऊपर होना चाहिए। और 5 Mbps से ज़्यादा आपके इंटरनेट की स्पीड होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है। चलो चलो चलो। ये जो क्रैश कोर्स है ये 12th और ड्रॉपर्स बैच के लिए, जो जेई मेंस अभी देने वाले हैं उनके लिए है। मैं कवर करवाऊंगा, विपुल मेहता है मेरा नाम, फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आशुतोष गौतम सर कवर करवाएंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कल से आशुतोष गौतम सर के महा लेक्चर चालू होने वाले हैं भाइयों। ऑर्गेनिक के सारे पाप धुल सकते हैं। टोटल 24 लेक्चर्स में हमारा एम है और हम इसको पूरा अचीव करेंगे। आपका जितना भी सिलेबस है हम उसको रिवाइज करवाएंगे। ऑब्वियसली ये एक रिवीजन क्लास है, हम थोड़ा सा फास्ट इसीलिए जाते हैं, लेकिन एक्सपेक्टेशन है कि एक रिवीजन की तरह ट्रीट किया जाए। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप माइक्रो कोर्स में आइए। राइट, उसमें 11th के बच्चे आ सकते हैं सारे। ठीक है। रिकैप: पिछली क्लास में मैंने कुछ कुछ होमवर्क दिए थे। क्या क्या थे वो क्वेश्चंस? पहला ये था कि इनमें से कौन सा सही है HNO3 के साथ। तो मैंने इसके अंदर आपको होमवर्क दिया था, आई थिंक सबसे हो गया होगा। क्या क्या आंसर है इसका? इसका आंसर है ए बी सी और डी चारों। ये तो मैंने जो टेबल बनवाई थी जिसपे इंपॉर्टेंट मार्क किया था उससे दिया था ये क्वेश्चन आपको। राइट, दिस इज समथिंग विच वॉज वेरी सिंपल। सबसे हो गया था ये। गुड इवनिंग HM। ये वाला क्वेश्चन मैंने दिया था आपको, तो इसका आंसर क्या था? इसका आंसर है बी फॉर बॉम्बे। कैसे? अगर मैं H2S2O4 बनाता हूं तो H2S2O4 ऐसे बनेगा। ये आपके पास आ गया
एक मिनट, मैंने डबल बॉन्ड ओ बना दिया, एक ही आएगा। ये आ गया आपके पास H2S2O4। तो यहाँ पे अगर नंबर ऑफ SS लिंकेज है तो X की वैल्यू कितनी हो गई 1। अगर मैं बोलता हूँ आपके पास है H2S4O6, तो H2S4O6 कैसा बनेगा, ये बन गया आपके पास H2S4O6, ये आ गया O6। तो इसमें आपके पास SS लिंकेज कितने हैं, आपके पास SS लिंकेज कितने हैं, ये 1, ये 2, ये 3, तो Y की वैल्यू आ गई 3। हाय हाय गायत्री। और तीसरा है आपके H2S2O3, तो ये H2S2O3 है आपके पास, तो ये OH आ गया, ये डबल बॉन्ड O, ये OH आ गया। तो इसमें आपसे पूछा है कि S डबल बॉन्ड S लिंकेज कितने हैं, तो Z की वैल्यू भी 1 है, तो X प्लस वाई प्लस Z की वैल्यू 5 हो जाएगी। सिंपल है सबको। हाय, सबकी फर्स्ट क्लास है। केटी हाय हाय। चलिए 11th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो ये काफ़ी नॉलेज बेस्ड था, नोट्स में से ही पूछा था। दिस इज जस्ट टू चेक कि आपने नोट्स पढ़ाई करें हैं ढंग से या नहीं करें। इसमें ऑप्शन होगा आपके पास A, B, C और D, ये डायरेक्ट नोट्स में से ही है। ये वाला बेसिकली एक फोटोग्राफी रिएक्शन होता है। इस फोटोग्राफी रिएक्शन को याद करने का तरीका है 312। 312 मतलब Na3Ag1S2O3 ट्वाइस, 312 कॉम्प्लेक्स। ये फोटोग्राफी रिएक्शन में यूज होता है। ओके, दिस इज अ सॉल्यूबल कंपाउंड। ओके, आवाज नहीं आ रही है मेरी। हाय हाय एस सी हाय। सबको सबको नमस्कार, सबका स्वागत है। ठीक है, चलिए। ये नाइट्रोबेंजीन और आईसी, अगर नाइट्रोबेंजीन लेते हैं या फिर वेपर स्टेट में लेते हैं तो क्या बनेगा, तो बेसिकली आपके पास A बनेगा क्लोरीनेटेड प्रोडक्ट और B बनेगा आयोडीनेटेड प्रोडक्ट। तो इसका आंसर क्या होगा, यही सवाल था। तो A में आयोडीन लगेगा। आयोडीन कहाँ लगेगा, सैलिसिलिक एसिड है, आयोडीन कहाँ लगेगा इसमें, कौन सी पोजीशन पे लगेगा, Ag+1 में रहेगा। यस, आयोडीन कहाँ लगेगा, कहाँ लगेगा, इस वाली पोजीशन पे, राइट। कल की क्लास आया था क्या SB, ऑर्थो पोजीशन और इसकी मेटा, राइट। तो यहाँ पे आयोडीन लगेगा और बी के अंदर यहाँ पे क्लोरीन लगेगा। तो ये मैंने क्वेश्चन दिया था एक ऐसे ही थोड़ा सा बुद्धिमानी चेक करने के लिए। ये ऑर्गेनिक से भी मिला जुला है, थोड़ा सा मान सकते हैं आप। ओके, चलिए आज क्या कवर करेंगे। अब रेडी हो जाइए सब, अपने पेन पेपर साथ में निकालिए। इज द क्लास ऑन? एनजे आई एम ऑडिबल ब्रो, वापस से रिफ्रेश कर। पिछली क्लास की जो डीपीपी थी बहुत ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी थी यार। तूने सॉल्यूशन देखे हैं एमजे? हाँ, थोड़ा तेज बोलिए। अरे यार मैं तो बहुत तेज बोल रहा हूँ यार, मेरी आवाज़ नहीं आ रही है आप लोगों को? मेरी आवाज़ नहीं आ रही है? हाय, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग SH। आ तो रही है यार, माइक तेज करना आ रही, सिर्फ तुझे नहीं आ रही है। चल, आज क्या कवर करेंगे? सो वी विल कवर डी ब्लॉक, all these things in D block, F block, as well as the general principles and process of isolation of elements, or I can say in a way metallurgy. Okay, let's start. D block element से शुरू करेंगे। okay? अगर मैं पूछता हूं कि जनरल प्रॉपर्टीज क्या है, वो सारी अपन पीरियोडिक में खत्म कर चुके हैं। डीपीपी के आंसर लिखे हुए हैं उस डीपीपी के अंदर, ठीक है, डीपी, ठीक है, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम। सो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, अगर कलर ऑफ कंपाउंड्स की बात की जाए इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स, तो इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स कलर ऑफ कंपाउंड जो होते हैं, तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स में कलर ऑफ कंपाउंड होते हैं बिकॉज ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो डी में होते हैं। ओके, सो दीज डी इलेक्ट्रॉन्स कैन जंप फ्रॉम वन ऑर्बिटल टू अनदर ऑर्बिटल, और इट इज गोइंग टू बी नोन एज डी ट्रांजिशन। ओके, now this dd transition, for example, cobalt 2+ is pink in color, copper 2+ solution is blue in color, chromium 3+ is in green in color. All these are basically due to dd transitions. Okay, next is polarization. This is something which we have covered already. ये मैंने बताया था आपको जब पीरियोडिक किया था कि अगर पोलराइजेशन बढ़ता है तो आपके पास क्या होता है, कलर बढ़ता है, ज़्यादा स्ट्रांग होता है। ये बताया था मैंने आपको, राइट। सो यहाँ पे I- अगर है तो पोलराइजेशन सबसे ज़्यादा है, Br- है तो पोलराइजेशन कम है, राइट। आई विल बी टीचिंग इन बोथ द लैंग्वेजेस। प्लीज मेक श्योर दैट यू स्टे पेशेंट। ओके, थोड़ा सा ध्यान रखो यार। इंटेंसिफिकेशन का मतलब ज़्यादा लाइट येलो, डार्क येलो। ओके, चार्ज ट्रांसफर, फॉर एग्जाम्पल आई गिव यू MnO4-, तो दिस इज MnO4-। Now here the color is because of this negative charge from oxygen going to manganese. So this is known as charge transfer. Now because all these O- are very close to manganese, the intensity will be very high. So the color due to charge transfer will always be very strong.
color due to charge transfer is always very intense. Okay, so when I say color due to charge transfer is always very intense, okay, what do you mean by this? Basically, if I see manganese is in +7, okay, if it is in +7, there are no unpaired electrons. Chromium is in +6, there are no unpaired electrons. Cr is in +6, there are no unpaired electrons. So if there are no unpaired electrons, there cannot be any kind of transition which can happen, right? Yes or no? कलर्स याद रखना ज़रूरी है. हाँ हाँ बिल्कुल ज़रूरी है यार. इनके कलर याद रखने हैं. हाँ हाँ रखने पड़ेंगे. हाँ, कोई और ऑप्शन नहीं है हमारे पास. देखो जहाँ जहाँ पे याद करना है वहाँ तो करना ही पड़ेगा ना. लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, उस प्रोसेस को आसान बना सकता हूँ. ठीक है. तो मेक श्योर दैट वॉट एवर द नोट्स आर गिवन टू यू, यू रिवाइज दीज नोट्स वंस यू गो आफ्टर द क्लास. ओके, आफ्टर द क्लास रिवाइज दीज नोट्स प्रॉपरली. ओके. कंपाउंड्स ऑफ सिल्वर. अब सिल्वर के बारे में एक ध्यान रखिए बात. ये सारे रिएक्शन ध्यान से सुनिए. ओके. विच कलर्स आर व्हेन बेसिकली देयर इज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. ओके. हाँ, दिस विल बी डाउनलोडेड एज अ पीडीएफ. ओके. सो फॉर एग्जाम्पल, इफ आई गिव यू सिल्वर, if I react silver with H2S, you will get Ag2S, which is a black color precipitate. So if I give you a compound A which reacts with H2S to give a compound B which is black in color, can you tell me what is black in color? Black in color is basically Ag2S. If I give you HNO3, this will dissolve to give you AgNO3. If I give you H2SO4, it will give you Ag2SO4. If I give you cyanide, excess of cyanide will give you a soluble compound. Okay. अब ये जो है, ये बात ध्यान रखो. ये सिल्वर यहाँ पे +1 में है. ये कहाँ यूज होता है ये अपन देखेंगे आगे. यूज होता है मैक अर्थर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस में फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ सिल्वर. ये किया है क्या आप लोगों ने? मैक अर्थर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस. ज़्यादा जल्दी नहीं है. किसे? आरजे, जिनका जेई मेन से उन्हें जल्दी होनी चाहिए दोस्त. ठीक है. अगर एक्सेस नहीं है तो AgCN का प्रेसिपिटेट बन जाएगा. ठीक है. अगर HCl से रिएक्ट कराओगे इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो क्या बन जाएगा आपके पास? AgCl का प्रेसिपिटेट. हाइड्रोमेटलर्जी, अरे वाह HM, गुड जॉब. लीचिंग, वेरी गुड. AC, बिल्कुल सही बिल्कुल सही. किसको डिस्प्लेस कर रहा है यहाँ पे? अरे ये आके टूट जाएगा यार, क्यों नहीं कर सकता है? डिस्प्लेस नहीं हो रहा है यहाँ पे, रिएक्शन हो रहा है यहाँ पे. ये 0 से जा रहा है +1 और यहाँ पे SO2 हो रही है. ठीक है. अगर मैं AgNO3 लेता हूँ, इफ आई विल हीट इट, आई विल गेट सिल्वर प्लस NO2 प्लस हाफ O2. ओके. इफ आई रिएक्ट इट विथ CrO4 2- ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट. ये क्वालिटेटिव एनालिसिस में भी किया होगा. ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट अगर बन रहा है CrO4 2- का, तो बेसिकली क्या हो गया? Ag2CrO4, राइट. सिमिलरली अगर फॉस्फेट से रिएक्ट कराओगे तो येलो प्रेसिपिटेट बनेगा. अगर आप S2O3 2- से रिएक्ट कराओगे, दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट. ये मैंने अभी बताया भी था. 312 कॉम्प्लेक्स. 312 का मतलब क्या है? Na3Ag S2O3 ट्वाइस 312. दिख रहा है सबको? ये सब ध्यान रखना, सुपर इंपॉर्टेंट है ये. ठीक है. तो स्टार्टिंग में डालोगे तो व्हाइट प्रेसिपिटेट, एक्सेस डालोगे तो घुल जाएगा. अगर आप C2O4 2- से रिएक्ट कराओगे तो Ag2C2O4 का व्हाइट प्रेसिपिटेट. हाँ पढ़ा रहा हूँ ना जी, ये तो प्रॉब्लम क्या है यार. हाँ. Ag2CO3 येलो व्हाइट प्रेसिपिटेट. सल्फाइड के साथ Ag2S का ब्लैक प्रेसिपिटेट. क्लोराइड के साथ AgCl का व्हाइट प्रेसिपिटेट. ब्रोमाइड के साथ AgBr का पेल येलो प्रेसिपिटेट. I- के साथ AgI का येलो प्रेसिपिटेट. ये सबको आता ही है. NO2- with NO2- you will get AgNO2. Remember one thing, the nitrate, that is NO3- of AgNO3 is soluble, but the nitrite, which is NO2- is not soluble. So this is the white precipitate. Similarly, all acetates are soluble except silver. So basically this is CH3COAg. Okay. If you react it with NaOH, you will get Ag2O. This Ag2O when reacts with glucose, this is known as glucose. Basically itself will get reduced. Silver is going from +1 to 0. This is basically silver mirror. And you will get gluconic acid. इसको ऑक्सीडाइज कर दिया है, इसलिए यहाँ पे COOH आ गया. दिख रहा है? This again is an important reaction. आयोनिक रेडिया, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, ये सब मैंने पीरियोडिक में कवर करवा लिया है मेरे दोस्त. अभी F ब्लॉक के लिए मैं बता दूंगा, लेकिन बाकी सब चीजें बार बार वही पढ़ता रहेगा क्या? ये बिल्कुल आएगा, मेंस में नहीं आएगा, एडवांस में आएगा.
लेकिन रिएक्शंस तो पूछ ही सकते हैं ना तुमसे. टॉलेंस रिएजेंट, अरे वाह. ऑल सल्फाइड्स एक्सेप्ट जिंक, ZnS वाइट कलर का होता है इन्हें. ठीक है, चल. जिंक ऑक्साइड की अगर मैं बात करूं बनता कैसे है, ZnSO4 को Na2CO3 से रिएक्ट कराओ तो पहले आपके पास बेसिक जिंक कार्बोनेट बनता है, और अगर आप इसको गर्म करेंगे तो ZnO बन जाएगा. ZnO वाइट कलर का होता है, बट इफ यू विल हीट ZnO यू विल गेट येलो कलर. दिस इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ F सेंटर. सो दिस इज द रीजन ऑफ कलर. F सेंटर, वेयर हैव यू स्टडीड F सेंटर? कहां पढ़ा है? NCERT में है F सेंटर. कहां पे पढ़ा है F सेंटर? जल्दी से बताओ. F सेंटर कहां पे पढ़ा है? सॉलिड स्टेट. यस, वेरी गुड. सॉलिड स्टेट में पढ़ा है. बहुत ही सही, बहुत ही सही. बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं यार. अच्छा लगता है जब पढ़ाई करके आते हैं. गुड जॉब. RR, वेयर हैव यू स्टडीड F सेंटर? दिस वाज द क्वेश्चन. ये बार बार इंग्लिश हिंदी मत करो ना यार. आई एम टीचिंग इन बोथ द लैंग्वेजेस. थोड़ा सा सब्र रखो ना, ध्यान दो. अभी ये तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है यार. ओके. HCl से रिएक्ट करेगा, ये ठीक है. ये बेसिकली क्या दिखा रहा है? एम्फोटेरिक नेचर. दिस इज समथिंग विच वी हैव डन ऑलरेडी. नाउ COO, ये कहाँ रिएक्ट होता है? बेसिकली देर इज समथिंग विच इज नोन एज कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट. सो व्हाट इज कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट? यू टेक कोबाल्ट नाइट्रेट. Cobalt nitrate is heated to give you cobalt oxide plus NO2 plus half O2. Now this cobalt oxide when reacts with zinc in form of oxide will give you ZnO.CO, which is going to be green in color. So this will confirm Zn. Okay. Okay. In case of carbon, carbon is getting oxidized. Basically this is acting as a reducing agent. This is pretty straightforward. So in this, what are the reactions which you should remember? This one and remember this one. And this is something which you already know. Okay. If I take ZnSO4, ये कल किया था क्या अपन ने? Zn plus dilute H2SO4. ये क्या होगा अपन के पास? ये S ब्लॉक में किया था, हाइड्रोजन गैस जब बनती है, राइट? ZnCO3 के आगे क्या लिखा है? .3 ZnOH twice. ठीक है, ठीक है. ये सब आएगा मेन में क्योंकि पूछ चुके हैं यार. गरम करोगे तो क्या होगा? पहले एक H2O निकलेगा, फिर 5 H2O, फिर ZnSO4. 800 डिग्री पे गरम करोगे तो क्या होगा? ZnO plus SO3. SO3 will break down to give you SO2 plus half O2. एक क्वेश्चन आया था जेई के अंदर, व्हाट इज लिथोपोन? दिस वाज अ जेई क्वेश्चन. लिथोपोन क्या होता है? लिथोपोन इज बेसिकली यूज्ड एज अ व्हाइट पेंट, क्योंकि ZnS भी व्हाइट कलर का है. ओनली सल्फाइड विच इज व्हाइट इन कलर, एंड दिस इज ऑल्सो व्हाइट इन कलर. सो एक क्वेश्चन था, लिथोपोन इज A BaSO4, B ZnS, C BaSO4 plus ZnS, D none of these. सो ये एक सवाल आया था, तो ध्यान रखना, कभी कभी सवाल पूछ लेते हैं ऐसे. ओके. लिनमेंस ग्रीन COO.ZnO. पोन PONE. ओके. नाउ इफ आई टेक ZnCl2, इट इज डेलिक्वेसेंट. मतलब ये क्या करेगा? पानी एब्जॉर्ब करता है, इसीलिए यहाँ पे ड्राई गैस पास करिए. दिस इज ड्राई HCl. अगर आप HCl से रिएक्ट कराओगे तो ZnCl2.2H2O बन जाएगा. अगर H2S से रिएक्ट कराओगे तो ZnS, दिस इज एम्फोटेरिक. अमोनिया के साथ एक्सेस में रिएक्ट कराओगे ZnNH342+, दिस इज अ सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स. ओके. Now if I directly heat it, as I was saying, hydrolysis will occur. So first you will have ZnOHCl, and if you will heat it you will get ZnO plus HCl. धातु में फिलिंग के लिए काम आता है ZnO.ZnCl2. So basically they can ask you a question that which of the following compounds is used for filling? ZnO.ZnCl2, ZnCl2, ZnO, none of these. So the answer will be ZnO.ZnCl2. Okay, simple enough. Copper oxide, the ore which you will use is malachite green. Malachite green is CuCO3.CuOH twice. If you will heat it, you will get copper oxide. Copper when reacts with any acid will give you copper 2+, which is soluble. So this is CuSO4, this is CuNO3 twice, this is CuCl2. If you reduce it with carbon or hydrogen, you will get copper as an element. If you will very strongly heat it, like 1200 degrees Celsius, you will get copper in +1. Okay, cuprite. अब इसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट है? ऐसा कुछ भी खास इंपॉर्टेंट नहीं है इसके अंदर. ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है. ये कंपाउंड ही अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है. पहला रिएक्शन, चलो अब मैं एक सवाल दे रहा हूं, ध्यान से सुनना. कंपाउंड A on treatment with a gas B which is basic in nature gives a deep blue solution C. On treatment with K4FeCN6 I get a chocolate brown precipitate D. On treatment with Ki solution I get a white precipitate F and a violet gas G.
कैन यू टेल मी व्हाट इज ABCDEFG? आया समझ में? आया समझ में? तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो गया. कॉपर 2+ CuSO4 एक सोल्यूबल सॉल्यूशन है. इट इज एज गुड एज कॉपर 2+ बिकॉज इसका अल्फा 1 है, यानी कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1 है. कॉपर 2+ अगर एक्सेस अमोनिया से रिएक्ट करेगा, कॉपर का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 4, इसलिए बनेगा CuNH3 4. अब यहाँ पे आपके पास जो कॉपर है उसका ऑक्सीडेशन नंबर 2 है, तो वहां पे भी +2 ही होना चाहिए, इसलिए CuNH3 4 2+. श्विट्जर्स रिएजेंट, ये लैब में बहुत पॉपुलर होता है. कॉपर का कंफर्मेटरी टेस्ट होता है, अगर आप K4FeCN6 डालते हैं तो आपको Cu2FeCN6 मिलता है, विच इज बेसिकली अ चॉकलेट ब्राउन प्रेसिपिटेट. ये जेई में इतनी बार पूछा जा चुका है, ऑब्वियसली एडवांस में पूछा गया है, सॉल्ट एनालिसिस में. वेरी गुड जी है, राइट. बट अभी मैं सॉल्ट एनालिसिस थोड़ी पढ़ा रहा हूँ, बट मैं कॉपर के बारे में तो पूछ ही सकता हूँ ना, क्योंकि वो रिएक्शन तो CuSO4 का ही है, राइट. अगर आप आयोडाइड से रिएक्ट कराएंगे, ये हम ऑलरेडी रिएक्शन कर चुके हैं. कहाँ पे किया है अपन ने? ये अपन ने किया है आयोडीमेट्रिक टाइट्रेशंस में. याद आया क्या? मैंने लिखवाया ये रिएक्शन. कॉपर 2+ + I- गिव्स कॉपर +1 + I2. बीटेक कौन से कॉलेज से किया है यार? ये नहीं आने वाला है जेई में, ठीक है. आरजे IIT बॉम्बे से किया है. ध्यान देना इधर यार. श्विट्जर्स रिएजेंट इज दिस CuNH3 4SO4 दोस्त, इसका नाम है यार, ठीक है. ये सब याद नहीं होते तो नंबर नहीं मिलेंगे, इसीलिए तो अभी तो मेहनत कर ले यार, ठीक है. CuSO4.5H2O को क्या होता है? 4 H2O आपके पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में होता है, 1 डॉट H2O होता है. सबसे पहले जब गर्म करोगे तो जो 4 डॉट H2O है वो निकल जाएंगे. तो बेसिकली आप ये डायरेक्टली लिख सकते हो यहाँ पे, ये लिखने की जरूरत नहीं है, इसकी लिखने की आप हटा सकते हो उसको. फिर इसको और गर्म करोगे तो CuSO4 मिलेगा. अगर पूरा पानी निकल गया तो व्हाइट कलर हो जाएगा. उसको और गर्म करोगे तो ऑक्साइड मिलेगा जो ब्लैक कलर का होगा, राइट. सो यहां तक क्लियर है सबको? ओके, शैल वी प्रोसीड? ठीक है. CuCl2 कॉपर इज इन +2. ओके, CuCl2 इज, अब ये इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, अब ध्यान से सुनना. ये बाकी सब तो इतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं, इस पे ध्यान दो. CuCl2.2H2O is green in color. Okay. CuCl2 when it is in aqueous solution, it is light blue in color because of CuH2O4 2+. Okay. CuCl2 in aqueous solution is light blue in color. प्रीवियस रिकॉर्डिंग में दिख जाएगा तेरे को, पास्ट लेक्चर्स में, ठीक है. अगर CuCl2 के अंदर आप HCl या KCl डालते हो, यानी कि कॉन्सेंट्रेट करते हो, तो यू विल हैव CuCl4 2-, so solution will become yellow in color. Now if you take concentrated as well as aqueous, so you will have both the ions present. Can you tell me what is yellow plus green? So basically this is blue and this is yellow. Can you tell me what is blue plus yellow? Sorry, what is blue plus yellow? इतना तो सबने पढ़ा होगा यार. ब्लू प्लस येलो कौन से कलर का होता है? अरे ब्लू प्लस येलो ब्लू हो जाएगा. अरे यार ग्रीन होगा ना. अरे ब्लू प्लस येलो तो ग्रीन होता है यार. वायलेट, ओ हो, अरे ग्रीन होगा मेरे भाई, इसीलिए ग्रीन दिखता है. तो अगर आप CuCl2 का सॉल्यूशन लेंगे जो कॉन्सेंट्रेटेड होगा तो वो ग्रीन क्यों होता है? बिकॉज दोनों आयन प्रेजेंट होते हैं, CuH2O4 2+ एंड CuCl4 2-. ओके, ब्लैक. अब तेरी ड्राइंग में तो नंबर नहीं आते होंगे जी यार, मेरे साथ भी ऐसा ही था. खैर ठीक है, चलो. FeO कैसे बनेगा? इफ यू विल टेक FeC2O4, इफ यू विल हीट इट, बेसिकली दिस इज ऑक्सलेट. ओके, एक बात ध्यान रखो, अगर FeO को गर्म करोगे तो Fe3O4 बनता है, Fe2O3 नहीं बनता है. तो ये बात ध्यान रखना, ये सब लोग गलती करेंगे इसमें. FeO जब गर्म होगा तो Fe3O4 बनेगा प्लस Fe बनेगा. ओके, सो ये बात सब भूलने वाले हैं, ध्यान रखना इस बात को. अरे नहीं भाई, नहीं आरजे, तो रिकॉर्डिंग भी तो देखेगा ना आरजे. हाँ, हर क्लास में मैं अगर पीछे जाता रहूंगा तो फिर क्रैश कोर्स कैसे होगा बता तू? 6 वीक्स में कैसे सिलेबस खत्म होगा? तेरा मेंस तो 6 वीक्स के बाद शुरू हो जाएगा, है ना. थोड़ा ध्यान दे यार यहाँ पे. FeCl2, अगेन आई एम पासिंग ड्राई करंट ऑफ HCl. अगर मैं ड्राई नहीं पास करूंगा सो आई विल गेट FeCl2.2H2O. FeCl2.2H2O नहीं चाहिए मुझे, FeCl2 चाहिए, इसलिए ड्राई करंट पास किया है. At high temperature, basically FeCl2 will dimerize to give you Fe2Cl4. If you will oxidize it, यहाँ पे आयरन +2 में ऑक्सीडाइज हो गया तो +3 में आ जाएगा. बस ये, इसमें कुछ खास बात है नहीं, सिंपल है यार ये. FeSO4.7H2O,
ये कैसे बनता है? किप सेपरेटस। किप सेपरेटस क्या होता है? अगर आप डाइल्यूट H2SO4 से रिएक्ट करते हो तो H2S गैस, कल मैंने बताया था H2S गैस का प्रिपरेशन का तरीका होता है, एंड FeSO4। या फिर आप स्क्रैप, स्क्रैप मतलब कचरा, उसमें H2SO4 डाल के रख दो, कुछ टाइम के बाद एक पंजेंट स्मेलिंग गैस निकलेगी H2S, एंड देन यू विल गेट FeSO4। ओके, what is the most important thing? This is a strong oxidizing agent, this is a strong oxidizing agent, this is an oxidizing agent, एंड अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये सब खुद हो जाएंगे रिड्यूस और इसको कर देंगे ऑक्सीडाइज। अगर मैं बात करता हूँ हाइड्रोलिसिस होगा तो क्या होगा? हाइड्रोलिसिस में FeOH ट्वाइस बन जाएगा। नाउ लिसन टू मी, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। FeSO4.7H2O, दिस इज नोन एज ग्रीन विट्रियोल, इट इज अ ग्रीन कलर सॉल्यूशन। ओके, अगर मैं इसको गर्म करूंगा तो FeSO4 मिलेगा जो व्हाइट कलर का है। अब इस पे मैं कितने स्टार मार्क कर चुका हूं? 3 और 2 5। क्यों? अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करोगे जेई के अंदर, ठीक है, तो उसमें एक सवाल आएगा, अ सल्फेट ऑन हीटिंग गिव्स 2 ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, दीज आर 2 ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, राइट? अ सल्फेट ऑन हीटिंग गिव्स 2 ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, फाइंड दैट सल्फेट, इट विल बी, क्या होगा बताओ जल्दी से, क्या होगा जल्दी से बताओ? सिर्फ एक ही सल्फेट है ऐसा जिसको गर्म करने पे आपको ऑक्साइड मिलने वाले हैं, FeSO4। FeSO4 को गर्म करोगे तो Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 मिलेगा। इसके ऊपर जेई के अंदर 3 क्वेश्चंस ऑलरेडी आ चुके हैं। दिस इज द ओनली सल्फेट विच विल गिव यू SO2 एंड SO3 बोथ, इसलिए मैंने स्टार मार्क किए हैं। आया समझ में? ये ध्यान रखना, कोई भूलना मत इस बात को। सब लोग FeSO4 जो लिख रहे हैं DJ, KT, RJ, AT, याद रहेगा सबको? विट्रियोल मतलब सॉल्यूशन, इंक जैसा, जैसे इंक, ब्लू विट्रियोल क्या होता है? इंक जैसा होगा नीले कलर की, तो ग्रीन विट्रियोल ग्रीन कलर की इंक मान ले, ठीक है? चल आगे बढ़े, आगे बढ़े, चलो। पर मैंगनेट का प्रिपरेशन इज सुपर इंपॉर्टेंट। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। कंपाउंड A ऑन ट्रीटमेंट विथ KOH एंड एयर गिव्स अ कंपाउंड B which is green in color. Okay, this compound on heating gives a compound C which is violet in color, and compound A again. Or on treatment with a yellow green gas E gives compound C, or on treatment with ozone gives a compound C. तो बेसिकली आप क्या कह सकते हो? ये KMnO4 का प्रिपरेशन पूछ लिया मैंने। सबसे पहले आप MnO2 पायरोल्यूसाइट ओर लेते हो। इस पायरोल्यूसाइट ओर को KOH और एक्सेस एयर के अंदर लोगे तो क्या होगा? एयर एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इट विल टेक मैंगनीज फ्रॉम +4 to +6। जस्ट चेक, मैंगनीज here is in +4, it is going to +6. Now +6 K2MnO4 is effectively a midpoint, and this is basically green in color. Now this K2MnO4 can be oxidized using chlorine or ozone to give you KMnO4, right? KMnO4 को अगर हीट करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, हीट करेंगे यू विल अगेन गेट K2MnO4 एंड MnO2। बाकी तो ये क्या है, अगर आप सपोज Mn2+ लेते हैं, अगेन यू विल गेट MnO2, दिस इज ओके। दिस इज बेसिकली रिएक्टिंग विद अ रिड्यूसिंग एजेंट। सो ये सब तो काफ़ी सिंपल है यार, इसमें कोई खास बात नहीं है। कलर ऑफ MnO2 ब्राउन कलर का होगा यार, ठीक है? मैं लिख दूँ क्या यहाँ पे? ठीक है, ये ग्रीन है, ये वायलेट है। ओके, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्रिपरेशन, भूलना मत इसका। ओके, लिख दिया मैंने TR कलर, लिख दिया ब्राउन कलर, ठीक है? वीडियो पीछे कैसे करे? आगे चलना मेरे साथ यार, पीछे क्यों जा रहा है? हाँ चल। क्लोरीन का येलो ग्रीन गैस होती है यार, ये तो पढ़ा होगा ना तूने, पढ़ा नहीं है क्या? लिख देता हूं, चल, येलो ग्रीन गैस, ठीक है? हाँ, नोट से पढ़ ले भाई, इतना बहुत है एजी। सिमिलरली प्रिपरेशन इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये होती है क्रोमाइट ओर। क्रोमाइट ओर को ऐसे भी लिख सकते हैं FeCr2O4 विच इज FeO.Cr2O3। अब मैंने एक सवाल दिया, कंपाउंड A ऑन रिएक्शन विथ Na2CO3 एंड ऑक्सीजन गिव्स अ कंपाउंड B विच इज अ येलो सॉल्यूशन। The yellow solution is extracted using H2SO4, okay, and basically we get a compound C which is an orange solution. Okay, this on treatment with KCl gives K2Cr2O7 which is again orange in color. तो ये प्रिपरेशन आपको आना चाहिए, तो ध्यान से सुनो मेरी बात। सबसे पहले FeO.Cr2O3 को आप रिएक्ट करवाएंगे Na2CO3 और ऑक्सीजन से, और आप बनाएंगे क्रोमियम +6 में। +6 में क्रोमियम पहले क्रोमेट के फॉर्म में आता है और सोडियम का सॉल्ट होता है।
एसिड में डालोगे तो क्या होगा, किसी भी एसिडिक मीडियम में क्या होता है, ये देखो यहाँ, देखो यहाँ वाली, ये वाली रिएक्शन देखो, किसी भी एसिडिक मीडियम में क्रोमेट चेंज हो जाता है डाइक्रोमेट में, क्योंकि क्रोमियम तो +6 में ही है, और बेसिक मीडियम में स्विच हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आप एसिड डाल रहे हो तो ये जो क्रोमेट है किसमें चेंज हो रहा है, डाइक्रोमेट में, फिर KCl डाल रहे हो आप तो K2Cr2O7 बन जाएगा, राइट। तो ये प्रिपरेशन ध्यान रखना, यस यस AK यस। बाकी क्रोमेट अगर आप लेते हो तो Pb2+ के साथ PbCrO4 का येलो प्रेसिपिटेट, ये सारा क्वालिटेटिव एनालिसिस में दिया हुआ है, बट ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ओके। सो अगर मैं कहता हूँ लेड का एक कंफर्मेटरी टेस्ट क्या हो सकता है, Pb2+ का क्रोमेट से कराओगे PbCrO4 का येलो प्रेसिपिटेट, बेरियम का BaCrO4 का येलो प्रेसिपिटेट, सिल्वर का भी कंफर्मेटरी टेस्ट हो सकता है Ag2CrO4 का ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट। SU, I am saying you can use CrO4 2- as a confirmatory test for Pb2+, Ba2+, or Ag+ also. For Pb2+, you will get PbCrO4, which is a yellow precipitate. For Ba2+, you will get BaCrO4, which is a yellow precipitate. Okay. And for Ag+, you will get Ag2CrO4. हाँ यार, हाँ हाँ, क्या दिक्कत है यार, ठीक है, आगे बढ़े। अरे CBSE ने काट दिया, प्रिंसिपल्स तो पूछ सकते हैं ना। चलो इस पे आओ, इसका जवाब दो मुझे जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 1, फास्ट फास्ट फास्ट, सब लोग आंसर लिखो, मोर देन 1 करेक्ट है। फर्स्ट का आंसर क्या होगा, जल्दी से। एक ब्लैक सल्फाइड है, डाइल्यूट H2SO4 से रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, टू गिव कंपाउंड B। हीट करने पे ऑक्साइड मिल रहा है C, और साथ साथ मिल रहा है अपन को D+E, DNEN और ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर। अरे 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 अरे, मोर देन 1 करेक्ट है, मोर देन 1 करेक्ट है, मोर देन 1 करेक्ट है दोस्तों, मोर देन 1 करेक्ट है। ये तो सब लोगों ने बता दिया भाई, कुछ भी कर लो, ये SO2 है, ये SO3 है, तो ये डेफिनेटली FeSO4 होना ही चाहिए, तो ये ऑक्साइड Fe2O3 होना ही चाहिए। अब डाइल्यूट H2SO4 के बाद ब्लैक सल्फाइड क्या हो सकता है आयरन का, FeS। तो इसका आंसर हो गया A, B और D। आया समझ में, A भी तो आएगा मित्र, A भी तो आएगा, ABD लिखा है 18 है, ठीक है। चलो अगला सवाल करें, पेन पेपर रेडी है सबके पास, चलो चलो चलो, एंथू लेकर आओ, एंथू मतलब एंथुजियाज्म, ABD विलियर्स। चलो अगला क्वेश्चन, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलो, एक वाइट प्रेसिपिटेट है A, जो NaOH के साथ B देता है, जो ग्लूकोज के साथ एक प्रेसिपिटेट C दे रहा है, Na2H2O3 एक्सेस के साथ D बन रहा है जो सॉल्यूबल है। जल्दी से बताओ कैसे याद किया था यार, मुझे यही क्लियर करना था किसी भी कीमत पे NH, तो मेहनत करके किया था यार, जादू तो नहीं हुआ था उस टाइम भी, ठीक है। मोर देन 1 करेक्ट है यार। वाइट प्रेसिपिटेट A क्या होगा, NaOH के साथ क्या होगा, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, A की वैल्यू तो AgCl है, ये तो सब सही बोल रहे हैं बिल्कुल। अच्छा ये क्या बनेगा, अरे ये तो 312 कॉम्प्लेक्स बनेगा ना। 312 क्या होता है, Na3AgS2O3 ट्वाइस। चलो तो ये तो सही हो गया, ये भी सही हो गया। B क्या बनेगा, Ag2O, और प्रेसिपिटेट किसका होगा यहाँ पे, सिल्वर का, तो ये भी सही हो गया। तो इसका आंसर क्या हो गया, ACD। ऑल कैसे हो गया, Ag2O थोड़ी, यहाँ पे AgOH लिखा हुआ है ना, ये तो गलत हो गया ना दोस्त। अब यार इंटरनेट खत्म हो जाता है, उसका मैं क्या करूँ यार, ये भी तो सोच, मेरे पढ़ाने से तेरा जेई क्लियर हो गया तो इंटरनेट की क्या कीमत है दोस्त, ठीक है। गुड जॉब GA, गुड जॉब SC, गुड जॉब RK, गुड जॉब RE। चल आगे बढ़े, के तूने C मिस कर दिया यार। चल अगला क्वेश्चन करें, अगला क्वेश्चन, चलो आंसर बताओ इसका। A on heating gives yellow when hot. A is an amphoteric oxide which is white in color. Excess of NaOH gives B. Which of the following is correct? More than 1 correct. This is also more than 1 correct. बताओ यार,
जल्दी से, ए बी डी, अरे लोग आंसर लिखने लग गए हैं, बेहतरीन। टर्न्स येलो ड्यू टू डी डी ट्रांजिशन, ओके। बी और सी, ओके। ए डी, ए बी डी, सी ए बी, कैब में कौन जा रहा है? एसी का आंसर है बी डी। हाँ ए डी। अरे भाई क्या बताया था, ये क्या होगा? ये तो जिंक ऑक्साइड होगा, ये भी जिंक ऑक्साइड होगा, ये क्या होगा? Na2ZnO2। बट ये कलर क्यों होता है? ड्यू टू एफ सेंटर्स, बताया था मैंने। तो ये तो गलत हो गया ना, ये सही है। बी क्या ZnOH ट्वाइस होगा क्या? नहीं। ए ZnO होगा, हाँ। तो इसका आंसर हो गया बी डी। क्या भाई, क्या क्या कर रहे हो? एके क्लास स्टक हो गई है, रिफ्रेश कर, रिफ्रेश कर, रिफ्रेश कर, चल चल, शाबाश। अगला क्वेश्चन बिल्कुल हो जाएगा जेई क्लियर यार, क्यों नहीं होगा? मेहनत करेगा तो होगा ना। चल अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। चलो इसका आंसर बताओ। मोर देन वन करेक्ट। चलो बताओ इसका आंसर। अरे भाई तुम मोर देन वन करेक्ट कर रहे हो, जेई मेंस में तो सिर्फ एक ही क्वेश्चन आता है। जिंक कैन शो डीडी ट्रांजिशन, ZnO के अंदर कलर इज ड्यू टू एफ सेंटर्स, लिखवाया तो था मैंने NH। के टेल मी द आंसर टू दिस क्वेश्चन। दिस इज व्हाट इज प्रिसाइसली आई एम सेइंग इन हिंदी। बी डी, ओके। डी पक्का, डी तो पक्का ही बोल दिया है। अरे सही है भाई। पता लग जाएगा यार, अभी देखो क्या होगा। अभी मैंने बताया था, ए क्या होगा? MnO2। ये क्या होगा? K2MnO4। और ये ऑक्सीडाइज होके क्या देगा? KMnO4। चलो अब इसका आंसर क्या होगा? ये तो गलत हो गया, ये सही हो गया, ये गलत हो गया। CKMnO4 है क्या? ये भी सही हो गया। तो BD सही हो गया। अभी समझ में आया? जो नोट्स थे उसी से ही सवाल आ रहे हैं ना, खटाखट। तो नोट्स याद करने का तरीका क्या है? सवाल करो, उसके बाद और क्या। ठीक है, चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। चलो चलो चलो, ये क्वेश्चन का आंसर दो। One or more than one correct. Which of the following statement is correct? Dilute solution of CuCl2 in H2O is blue in color. Concentrated solution of CuCl2 aqueous is blue in color. Dilute solution of CuCl2 aqueous is yellow in color. CuO is manufactured commercially by heating azurite. चलो बताओ। अरे ये तो सारे इंग्लिश में पढ़े हैं जे यार, क्या बोल रहा है? नोट्स कहाँ मिलेगा? इन द पास्ट लेक्चर्स रिकॉर्डिंग्स में जाके मिल जाएगा। देखो इसका आंसर ए सी आ रहा है, ओके। वी आर का आंसर है ए सी। बी डी, ए डी, बी सी डी, बी सी, सी ए डी का आंसर है सी ए। टी एस का आंसर है बी सी डी। तो ये मैंने बताया था अभी यार, इसका आंसर क्या होगा बताओ? डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो कौन से कलर का होगा वो? CuCl4। क्या हो गया भाई? ये तो सही है, इसका आंसर ए, और इसका आंसर भी सी। ये गलत है ना, ब्लू थोड़ी होगा। और ये मैलेशाइट होता है, अज्यूराइट नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर ए और सी हो जाएगा। सिंपल है। आगे बढ़े। NCERT इज इनफ, यस इट इज। क्वेश्चन नंबर 6, चलो इसका आंसर बताओ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? मोर देन वन करेक्ट। फास्ट 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 फास्ट। जल्दी से आंसर दो अपना। हाँ भाई, आंसर आया नहीं है अभी तक। SB, A, KP's ABD, A CD, B AD ACD, ओके। AB AD AC। ए पक्का, AD। चलो इसमें थोड़ा ज्ञान दे देता हूँ, ये तो सबको पता है क्रोमेट। बी भी सही है, क्यों? CrO3 का स्ट्रक्चर क्या होता है? CrO3 का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, Cr डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, O
Cr, double bond O. This is going to continue. And if I talk about, let's say, beta SO3, beta SO3 is the same structure, वो भी ऐसा ही बनेगा आपके पास, O, S double bond O, S double bond O, O, O. So basically ये एक जैसे ही स्ट्रक्चर है. तो ये भी सही है, ये आपको पता नहीं था इसलिए मैंने बता दिया. रेड वेपर्स ऑफ क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट इज CrO2Cl2. ये सही है या गलत है? ये तो बिल्कुल सही है. क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट में क्या होता है? CrO2Cl2 होता है. डाइक्रोमेट्स आर मोर स्टेबल इन बेसिक मीडियम. अभी मैंने बताया था बेसिक मीडियम में क्या होता है आपके पास? CrO4 2- changes in acidic medium to Cr2O7 2-, and in basic medium you will have this as more stable. So this is wrong. So answer is A, B and C. Simple है, right? आगे बढ़े. F block elements. Electronic configuration is super important. They can ask you a question directly on the basis of electronic configuration. So xenon 4F1214 F5D1 6S2. Okay. Atomic size, ionization energy, already periodic mein we have finished. Oxidation state, +3 is the most common oxidation state. Can someone tell me why? Because basically if you take +3, these are 3 electrons, 1 + 2. So basically you will have something like 5D electron and 6S electron are lost. Okay. गेसिंग से जेई निकलेगा. गेसिंग से जेई अगर निकलता दोस्त तो ये सब पढ़ाई वढ़ाई क्यों कर रहे होते? फिर तो क्या होता, रोज तुम जाओ भगवान के मंदिर में और आप प्रार्थना करो ना, फिर पढ़ाई क्यों कर रहे हो? ठीक है. सो +3 इज द मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट. देयर विल बी फ्यू कंपाउंड, जैसे तुम्हारे पास EU है, YB है, ये +2 में स्टेबल होते हैं, या TB है या सीरियम है, ये +4 में भी हो सकते हैं. TB का कारण क्या होता है? बिकॉज इट विल बी हाफ फिल्ड, ओनली 7 इलेक्ट्रॉन्स, F7. And xenon will be like xenon ka configuration will be same as cerium 4+. Okay. Magnetic properties, paramagnetic from cerium 3+ to Gd 3+. These three are going to be diamagnetic in nature. Complex formation ability, they will be having good complex formation ability because of very high Z star or very high very high effective nuclear charge and very small sizes. So basically charge density काफ़ी ज़्यादा होती है. कलर ऑफ द कंपाउंड्स, यहाँ पे F इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड होते हैं, सो FF ट्रांजिशंस. बट इफ यू विल हैव fully filled orbitals like F14 or you will have F0, that is no F electrons, in that case you will be having colorless compounds. Okay, so ये सारा NCERT से मैं रिवाइज करवा रहा हूँ. ठीक है, अब ये NCERT ही है. ओके, नाम याद नहीं करने, लेकिन उनका नॉमेनक्लेचर याद करना है NIL. ओके, नॉमेनक्लेचर बताया था मैंने कैसे करते हैं. सब भूल जाओ. हाँ, फर्स्ट क्लास में ही बताया था मैंने. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है. अगर मैं लैंथेनाइड लेता हूँ, देखो अब इसका सबसे स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +3. तो चेक करो यहाँ पे किस में है? +3. 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 ये कार्बन के साथ LnC2, Ln3C, Ln2C3, बिकॉज यहाँ पे कार्बाइड्स जो हैं ये बेसिकली कौन से कार्बाइड हैं? दीज आर इंटरस्टिशियल कार्बाइड्स. याद आया? तो ये जरूरी नहीं है कि स्टोइशियोमेट्री इनकी सही हो, कुछ भी हो सकती है, नॉन स्टोइशियोमेट्रिक भी हो सकता है. राइट. सो ये लैंथेनाइड के रिएक्शंस है. बट इसमें सिंपल चीज़ क्या ध्यान रखनी है, इसमें यहाँ पे नोट बताता हूँ, आपको सब याद हो जाएगा. मेक श्योर लैंथेनाइड इज इन +3, तो तुम्हारे पास हमेशा आंसर आ जाएंगे. कंफर्म नहीं हो तो रिस्क लेना चाहिए? नहीं लेना चाहिए भाई. एक बात बता, मेरे हाथ में एक बंदूक है और तू मेरे सामने है, मुझे बंदूक चलाना नहीं आता, तो मुझे रिस्क लेना चाहिए क्या गोली चलाने का? क्या होगा? जीवन मरण की बात होती है ना. जीवन मरण की बातों पे रिस्क नहीं लेते मेरे भाई. ठीक है, ठीक है भाई भी. तो रिस्क नहीं लेना है. ठीक है भाई. ये टीवी सीरीज देख के लोग लिखते रहते हैं भाई. हाँ, वो टीवी सीरीज में ही आपको काम मिलेगा, फिर जेई तो क्लियर नहीं होगा. ठीक है, चलो ध्यान दो इधर. एक्टिनाइड्स के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज सुपर इंपॉर्टेंट, आपको ये पता होना चाहिए. लाइक लैंथेनाइड्स, मोस्ट ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट्स विल बी +3 इज द मोस्ट स्टेबल. ओके, +7 मैक्सिमम हो सकता है जो आपके पास मिलेगा यहाँ पे नेपच्यूनियम और प्लूटोनियम का. इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स, बेसिकली इफ यू विल हैव अ कंपाउंड इन विच कार्बन इज ट्रैप्ड. ओके, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन एबिलिटी, गुड चार्ज डेंसिटी, दे विल फॉर्म कॉम्प्लेक्स, बट आई डोंट थिंक तुमको कोई पूछेगा कॉम्प्लेक्स इसके. ओके,
यूजुअली दे आर कलर्ड कंपाउंड्स, अगेन द रीजन इज एफ ट्रांजिशंस। तो ये एक्टिनॉइड्स में से ज़्यादा कुछ पूछेगा नहीं। अगर लेफ्ट से राइट जाते हैं तो लैंथेनाइड एक कॉन्ट्रैक्शन होता है, एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन भी होता है, बिकॉज तुम्हारे पास जेड स्टार बहुत बड़ा है और शील्डिंग बहुत पुअर है, तो न्यूक्लियस जो है उसका होल्ड इलेक्ट्रॉन के ऊपर बहुत बढ़ जाता है, तो बेसिकली क्या होगा, एक श्रिंकेज मिलेगा आपको। ये अपन ऑलरेडी पहले कर चुके हैं। लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन इज लेसर देन एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन बिकॉज the Z star or the effective nuclear charge of actinides will be greater than lanthanides। ठीक है, वो सब लिखने की जरूरत नहीं है यार। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन करके बताओ फास्ट। क्वेश्चन नंबर 7 जल्दी से करके बताओ इसका उत्तर। मोर देन वन करेक्ट है। जनरल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लैंथेनाइड्स क्या होता है? मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? लैंथेनाइड अगर नाइट्रोजन से रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? और कलर ऑफ लैंथेनाइड आयंस इज ड्यू टू डी ट्रांजिशंस जनरली। ए बी डी, ओके, बी सी, ए बी सी डी, ए बी सी, टी एस का आंसर है ए बी सी, एस बी का आंसर है ए बी सी, ए आर का आंसर है बी सी, के वी का आंसर है बी डी, के आर का है ए बी सी, ए बी डी पक्का। अब बाढ़ आ गई आंसरों की। जनरल कॉन्फ़िगरेशन ये तो बेसिकली आपको मैंने अभी बताया था, आपको पूछ सकता है कोई, तो ये तो बिल्कुल सही है। ऑक्सीडेशन स्टेट +3, यहाँ पे चेक कर लो, ये +3 में ही है, तो ये भी सही है। कलर ड्यू टू जनरली पूछा है, जनरली डी डी नहीं होता है, जनरली एफ एफ होता है, तो ये गलत है। ठीक है, तो आंसर इज ए बी सी, डी इज रॉन्ग फॉर श्योर। आर एस ये सही बोल रहा है, बहुत ही सही, बहुत ही सही। चलो आगे बढ़े। सी, डी कहाँ गलत है? सी तो सही है ना, डी गलत है ऐसे। ठीक है, चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following statement is or are correct? One or more than one correct. Actinide ions are colorless generally. The tendency to form complex of actinides is greater than lanthanides. Actinide ions are colored due to FF transitions. All actinides are radioactive. Fast. चलो बताओ इसका आंसर। अभी कोई पूछ रहा था रेडियो एक्टिव होगा क्या, रेडियो एक्टिव होगा क्या? दिखो अपना आंसर अभी जल्दी से। VM, BCD, SB, BCD, HBCD, CD, ACD, BCD, अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप, BCD, CD, BC। एक्टिनॉइड जनरली कलर वाले होते हैं, तो ये तो गलत है। टेंडेंसी टू फॉर्म एक्टिनॉइड्स की ज़्यादा होगी क्योंकि इसका Z स्टार ज़्यादा है, तो ये भी बिल्कुल सही है। एक्टिनॉइड्स आर कलर्ड, यस, ड्यू टू FF ट्रांजिशंस। रेडियो एक्टिव होंगे सारे, ऑल ऑफ देम आर रेडियो एक्टिव। BCD श्योर 100%। आ रहे, बिल्कुल तगड़ा जवाब दिया है भाई तूने। ठीक है, चल सही दिया है। एक्सेप्ट ए, एवरीथिंग इज राइट, यस एन ए। बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। चलो आगे बढ़े। ये मेटलर्जी चालू हो जाएगी, जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स। ओके, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। ओर्स के नाम याद रखने की जरूरत नहीं है आपको, बट क्या क्या टाइप्स के ओर्स होते हैं? ऑक्साइड होते हैं, सल्फाइड होते हैं, हैलाइड्स होते हैं, ऑक्सी एसिड्स, ऑक्सी सॉल्ट होते हैं। वो आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। एज एंड व्हेन इट इज रिक्वायर्ड आई विल मेंशन इट। अभी रैंडमली पूरी वो ओर की लिस्ट याद करके मत बैठ जाना, कोई नहीं पूछने वाला है। ठीक है, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर का मतलब क्या है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर का मतलब है कि बेसिक लेवल पे इंप्यूरिटी हटा दें। तो देखो पहले समझ लेते करना क्या है। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करेंगे, एक मैंने पहाड़ दे दिया, चलो मैं पहाड़ बना के दिखाता हूँ। ठीक है, स्टेप समझो क्या है। सबसे पहले मैंने पहाड़ दे दिया, मैंने कहा इस पहाड़ के अंदर सोना है, तो तुमने क्या किया, ये पहाड़ तोड़ दिया। सबसे फर्स्ट स्टेप क्या करोगे, इस पहाड़ में से बेसिक सारी इंप्यूरिटी हटा दोगे। उसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर या फिर ड्रेसिंग ऑफ ओर। अब तुम्हारे पास जो बचा है उसको रिएक्ट करवाओगे। अब या तो उसमें रोस्टिंग करवाओगे या उसमें कैल्सिनेशन करवाओगे। एट द एंड ऑफ दिस स्टेप आपके पास मेटल ऑक्साइड आ जाएगा। अब इसके बाद इस मेटल ऑक्साइड का रिडक्शन करवाओगे, किसी भी तरीके से रिडक्शन करवा सकते हो। यहां पे आपके पास मिल जाएगा मेटल। अब ये मेटल इम्प्योर होगा, तो इसके बाद आप क्या करोगे, प्योरिफिकेशन करोगे। तो मोटा मोटा ये तरीका है ना, ये तरीका है, इस तरीके से ही पूरी कहानी होने वाली है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सपोज मैंने पहाड़ लिया, पहाड़ में से मैंने कहा सोना निकाल के लाओ, तो तुम बहुत सारी मिट्टी भी ले आओगे, तो उस मिट्टी को हटाना पड़ेगा ना। फिर जो चीज़ बचेगी उसको रिएक्ट करवाओगे ना, पूरे पे थोड़ी HCl डाल दोगे पहाड़ के ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहले होता है क्रशिंग, है ना। तो क्रशिंग करेंगे, क्रशिंग के बाद कॉन्सेंट्रेशन करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन के बाद रोस्टिंग करके उसको क्या करेंगे, मेटल ऑक्साइड बनाएंगे, फिर रिडक्शन करेंगे, उसके बाद प्योरिफिकेशन करेंगे। राइट,
चलो, अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर की बात करता हूं तो क्या क्या तरीके हैं, फिजिकल मेथड्स हैं। फिजिकल मेथड्स क्या क्या है, लेविगेशन, ये अपन ने 10th क्लास में पढ़ा था यार, है ना। इसका प्रिंसिपल क्या था कि डेंसिटी ऑफ ओर और इम्प्यूरिटी अलग अलग होती है। तो अगर ओर हैवी है तो क्या होगा, वो एक तरफ आ जाएगी, इम्प्यूरिटी है वो दूसरी तरफ चली जाएगी, राइट। मैग्नेटिक सेपरेशन क्या होता है, आपके पास सपोज मान लो नॉन मैग्नेटिक ओर है और मैग्नेटिक इम्प्यूरिटी है, तो क्या होगा, एक साइड में इलेक्ट्रोमैग्नेट लगा हुआ होता है, तो वहाँ पे सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चीज़ें जो हैं, जो मैग्नेटिक इम्प्यूरिटीज़ हैं वो वहाँ चली जाएगी, और जो नॉन मैग्नेटिक चीज़ें वो एक तरफ आ जाएंगी। फ्रॉथ फ्लोटेशन कब यूज़ होता है, सल्फाइड ओर्स के लिए। सल्फाइड ओर्स के अंदर क्या होता है, आप सपोज पाइन ऑयल डालते हैं तो पाइन ऑयल जो है वो सल्फाइड ओर्स को ही अपने झाग के अंदर लेती है, और जो बाकी आपके पास इम्प्यूरिटी है वो बेसिकली पानी में घुली हुई रहती है। तो ये एक डिफरेंस है बेसिकली, जो अपन प्रिंसिपल में यूज कर रहे हैं, डिफरेंस इन प्रेफरेंशियल वेटिंग। ओके, द ओर इज प्रेफरेंशियली वेटेड बाय पाइन ऑयल एंड द impurity is preferentially wetted or soluble in water, right? केमिकल प्रिंसिपल लीचिंग, लीचिंग का फंडा क्या है, मैं एक ऐसा सॉल्वेंट ढूंढूं जो सिर्फ इम्प्यूरिटी को हटा के मेटल को डिसॉल्व कर ले। तो फॉर एग्जांपल Ag2S है, ठीक है। अब मैंने इसके लिए एक सॉल्वेंट कौन सा ढूंढा, ये सॉल्वेंट ढूंढा NaCN। क्यों, क्योंकि साइनाइड सिर्फ सिल्वर को ही घोलेगा, बाकी इम्प्यूरिटी को घोलेगा ही नहीं, तो तुम इसको अलग कर दोगे। अगर मैंने यहाँ पे Al2O3 एज एन ओर लिया, मैंने लिया NaOH, ये मैंने क्या प्रिंसिपल यूज किया है, मैंने यूज किया कि ये एम्फोटेरिक है, तो क्या करेगा आपके पास ये, इसको NaAlOH4 या फिर आप NaAlO2 भी लिख सकते हो, या फिर Na3AlO3 भी लिख सकते हो, तो बेसिकली ये सॉल्युबल हो जाएगा। So the principle which you use is metal or impurities completely soluble in one solvent and the other is not. Okay? आएगा ना GA, अभी सब एक साथ ही पढ़ लेगा क्या, एक एक स्लाइड पे ही आएगा ना। Ore should be soluble in a solvent, yes. अरे उसको अलग करेंगे ना फिर यार, अब इसको बाद उसके बाद अलग से ट्रीट करेंगे, अभी फर्स्ट स्टेप ही है ना मेरे दोस्त, ठीक है। अब आ गया इम्प्यूरिटी को हटाने के बाद कन्वर्जन ऑफ ओर टू ऑक्साइड, मतलब आपको कन्वर्जन करना है मेटल से मेटल ऑक्साइड का। तो अगर आपके पास कैल्सिनेशन कब करोगे आप, व्हेन यू आर हीटिंग इन एब्सेंस और लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, जैसे कार्बोनेट ओर्स है इसमें ऑलरेडी ऑक्सीजन है, या फिर हाइड्रेटेड ओर्स है इसमें ऑलरेडी ऑक्सीजन है, इसको गर्म करोगे आप। ओके, रोस्टिंग कब करते हैं, जब आपके पास सल्फाइड ओर्स होती हैं, जैसे आपके पास सपोज मेटल सल्फाइड है, आपने ऑक्सीजन से रिएक्ट किया तो मेटल ऑक्साइड बन गया। एट द एंड ऑफ दिस रिएक्शन आपके पास सब चीज़ें ऑक्साइड के फॉर्म में आ चुकी है, मेटल ऑक्साइड बन चुका है। ये समझ में आ गया। तो मैं फिर से बता रहा हूँ, सबसे पहले हमने क्या किया, कैल्सिनेशन से जो बेसिक इंप्यूरिटी है उनको हटाया, फिर हमने क्या किया, रोस्टिंग या कैल्सिनेशन से यहाँ पे क्या बना दिया है, मेटल ऑक्साइड। अब आएगा मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस करना है, मेटल बनाना, ये थर्ड स्टेप है। हाइलाइट्स के अंदर भी अपन, हाइलाइट्स की कोई होने तो चाहिए ना, आ जाएगा, मैग्नीशियम का बताऊंगा मैं तुझे के, ठीक है। तो कार्बन को अगर रिड्यूस करोगे तो किस किस के लिए रिड्यूस कर सकते हो, आयरन, टिन, लेड, जिंक, इनके लिए आप कार्बन को रिडक्शन के लिए यूज कर सकते हो। अगर आप सपोज मैंगनीज, टाइटेनियम, क्रोमियम के ऑक्साइड ले रहे हो तो ये कार्बन से रिड्यूस नहीं हो पाएंगे, तो यहाँ पे आप क्या यूज करोगे, एल्यूमिनियम, ये काफ़ी महंगा प्रोसेस होगा। हाइड्रोमेटलर्जी का मतलब क्या है, आपने सपोज ये एक सॉल्यूबल कॉम्प्लेक्स लिया और उसको डिस्प्लेस करा दिया एक ऐसे एलिमेंट से जो ज़्यादा सॉल्यूबल है इसमें। फॉर एग्जाम्पल आप जिंक लेते हैं तो जिंक साइनाइड में ज़्यादा सॉल्यूबल है, तो आपके पास क्या हो गया, यहाँ पे सिल्वर या गोल्ड बन गए। सिमिलरली सपोज आपने CuSO4 लिया, आयरन का सल्फेट ज़्यादा सॉल्यूबल है, तो ये रिएक्शन में क्या हो गया, आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर लिया, तो ये हाइड्रोमेटलर्जी का प्रिंसिपल हो गया। ओके, सेल्फ रिडक्शन का मतलब क्या है कि तुम्हें कोई रिड्यूसिंग एजेंट की ज़रूरत ही नहीं है। ओके, ज़रूरत नहीं का मतलब क्या है, सपोज आपने PbS का रोस्टिंग किया, आपके पास PbO बन गया, अब ये PbO जो है ये वापस PbS से रिएक्ट करके खुद ही Pb दे देता है, सो यू डोंट नीड एनी एक्सटर्नल रिड्यूसिंग एजेंट। सिमिलरली कॉपर को आपने सपोज रोस्टिंग किया तो Cu2O बना और इसने आपस में खुद को ही रिड्यूस कर लिया। सेल्फ रिडक्शन, ऑटो रिडॉक्स, यस। इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन मतलब सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। इलेक्ट्रोलिटिक का मतलब क्या है, आई कैन सी योर चैट यार, आई कैन सी योर चैट, बट एक बात समझो ना यार, कुछ चीज़ें मुझे बतानी भी तो पड़ेंगी ना, ठीक है। ये सारी जो चीज़ें हैं ये अगर आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देखते हैं तो काफ़ी ऊपर है ये, तो इनको रिड्यूस नहीं कर सकते हो आप सिवाय इलेक्ट्रॉन के। तो इनका अपन एक्सट्रैक्शन सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम का तो ऑलरेडी कर चुके हैं। कहाँ पे किया है अपन ने, एस ब्लॉक के अंदर, मैंने बताया था ये कैसे करना है, ठीक है। एक चीज़ और, एक थर्मल डिकम्पोजिशन भी कई बार रिडक्शन के लिए यूज हो सकता है। सपोज आपने
मर्क्यूरी का ऑक्साइड बनाया, सिल्वर का ऑक्साइड बनाया, अब इसको थोड़ा सा गर्म करोगे तो बहुत प्यार से टूट जाएंगे ये रूम टेम्परेचर से भी थोड़ा सा गर्म करोगे तो टूट जाएंगे, ठीक है। तो इनके लिए कोई रिड्यूसिंग एजेंट की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि आपको मेटल ऑक्साइड से मेटल चाहिए, आप सीधा गर्म कर दो। एट द एंड ऑफ दिस यू आर लेफ्ट विद अ मेटल। नाउ द स्टेप इज टू प्योरीफाई दिस मेटल। तो प्योरिफिकेशन कैसे हो सकता है? सबसे पहले मैं यूज कर रहा हूं सपोज पोलिंग। पोलिंग इज यूज फॉर कॉपर एंड टिन। अब कॉपर एंड टिन की अगर मैं बात करता हूं तो कॉपर एंड टिन क्या है आपके पास? सपोज यहां पे आपने कॉपर या टिन लिया और यहां पे ब्लास्ट ऑफ एयर पास किया, तो क्या बन जाएगा? उनका ऑक्साइड बन जाएगा, राइट। अब आपने एक वुडन पोल लिया, ठीक है, एक लकड़ी का डंडा लिया। वुडन पोल मतलब क्या हो गया? हाइड्रोकार्बन हो गया ये। अगर हाइड्रोकार्बन हो गया तो इसके अंदर CXH5 लिख सकता हूं मैं। अब क्या होगा? जब एयर से रिएक्ट करेगा तो ये पार्शियली कंबस्ट होकर क्या बनाएगा? CO बनाएगा। नाउ दिस इज द रिड्यूसिंग एजेंट। नाउ दिस रिड्यूसिंग एजेंट व्हाट इट विल डू, इट विल रिड्यूस दिस Cu2O to Cu again and the other impurities, the impurities, let's say the impurity is there for lead, तो lead क्या होगा? ये ब्लास्ट ऑफ एयर जो आप पास कर रहे हो इससे PbO बन के उड़ जाएगा। या आप सपोज लेते हैं फॉस्फोरस, तो उसकी इंप्यूरिटी P4O10 बढ़ के उड़ जाएगी। लेड नहीं, सॉरी, ये फॉस्फोरस ही होना चाहिए, मैंने लेड गलत लिख दिया, इसको आर्सेनिक कर दीजिए। सल्फर ले लीजिए सपोज, तो अगर आप सपोज सल्फर लेते हैं तो ये SO2 बन के उड़ जाएगा। आप आर्सेनिक लेंगे तो ये AS2O5 बन के उड़ जाएगा। तो ये सारी इंप्यूरिटीज जो है ना ये हट जाएगी, ओके। सो पोलिंग बेसिकली इज अ वेरी सिंपल प्रोसेस, ओके। तो प्रिंसिपल क्या है इसका? आप क्या कर रहे हो? जो आपको मेटल प्योरीफाई करना है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कॉपर लिया, ठीक है, ये मोल्टन स्टेट में लिया, इसमें कुछ इंप्यूरिटी होगी, किसकी होगी? सल्फर की, फॉस्फोरस की, आर्सेनिक की, ये इंप्यूरिटी है, ठीक है। अब क्या करोगे यहाँ पे जब एयर पास करोगे, ठीक है, हाउ इट इज अ हाइड्रोकार्बन। अरे वुड पे हाइड्रोकार्बन नहीं होगा क्या यार? क्या बात कर रहा है यार जी ये, ठीक है, NL क्या बोल रहा है यार? तो अगर ऑक्सीजन पास करेगा तो ये पार्शियली कंबस्ट हो रहा है तो CO बन जाएगा, ये CO रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम आएगा। कुछ CO2 भी बनेगा बट वो बहुत मिनिमल होगा, क्योंकि ये एयर का सप्लाई तो तुम कंट्रोल कर सकते हो ना, तो लिमिटेड सप्लाई देना। और अब तुम्हारे पास ये पहले ऑक्सीडाइज होगा, ये फिर से रिड्यूस हो जाएगा, यहां पे जो बचेगा कॉपर वो प्योर होगा। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फॉर एग्जाम्पल आपने जिंक लिया, कैडमियम लिया, मर्क्यूरी लिया और साथ में इनके कोई भी इंप्यूरिटी है, तो क्या होता है कि इन सब का जो बॉइलिंग पॉइंट है ना, इनका बॉइलिंग पॉइंट इज लेस देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इंप्यूरिटी। तो आप जब गर्म करोगे इनको तो क्या होगा? ये सब तो वेपर्स बन के बाहर आ जाएंगे, तो इनको आपने अलग कर दिया, आपने अलग कर दिया। एक बार आपने अलग कर दिया तो इंप्यूरिटी पीछे ही रह गई, इंप्यूरिटी इज लेफ्ट बिहाइंड। नाउ वंस द वेपर्स आर सेपरेटेड यू कैन सिंपली कंडेंस दीज वेपर्स to get pure zinc or cadmium or mercury. So you can use it for zinc, cadmium or mercury. The principle is difference in the boiling point of impurity and ore. If I use liquation, the principle is difference in melting point of metal and impurity. For example, I take impure tin for example, okay. Now if impure tin is heated, ये 5 डिग्री मतलब बहुत कम एलिवेशन है, तो क्या होगा? आपके पास मेल्टिंग पॉइंट जो है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ टिन इज लेस देन मेल्टिंग पॉइंट ऑफ इंप्यूरिटी। तो क्या होगा? व्हाट विल हैपन? व्हाट विल हैपन? अरे सबको वेपोराइज नहीं करना है, जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी के केस में ही होगा। GA जनरली कुछ भी मत लिख यार, ठीक है, इसीलिए मैंने सिर्फ 3 चीजें लिखी ना, सब तो लिखा नहीं है, ठीक है। देखो तुम लोगों के पास ज्ञान है ना, सही ज्ञान भी होना जरूरी है ना। चलो ध्यान से सुनो। impure tin है, impure tin, what will happen to impure tin? It will fall down because the melting point of tin is less, so tin will melt down, so you will have pure tin and the impurity will be kept here. This is the impurity. Can you see the impurity? So it is molten, this is collected in the molten form, so but it is used only for tin, lead and bismuth. So किसी के लिए भी यूज मत कर लेना, जो एग्जाम्पल बोल रहा हूं उसके लिए यूज करना, ठीक है। तो ध्यान रखना किस किस के लिए यूज हो रहा है और ध्यान रखना प्रिंसिपल क्या है। Zone refining, this is super important, used for very high purity silicon, germanium or gallium, okay. So for what is the funda? Let's say this is a heater, can you see this red heater? This is a circular heater, this is moving in this direction. So जैसे जैसे हीटर यहाँ पे आएगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल हीटर अभी यहाँ पे है तो ये पूरा मोल्टन स्टेट है,
Now, as it is going to move forward, there will be two states, one the molten one the recrystallized one. Only the pure metal will solidify, and the impurities will always remain in this molten form. It is more soluble in the melt. So finally क्या होगा, फाइनली ये पूरा का पूरा सिलेंडर जब यहाँ पे आ चुका होगा तो क्या होगा बताओ, इसमें सारी इंप्यूरिटी होगी, सारी इंप्यूरिटी इसी में ही होगी. अब क्या करोगे, आप बढ़िया सा चाकू लेना और काट देना इसको. जस्ट टू एक्सप्लेन बता रहा हूँ, ये पूरा चाकू लेके काट दिया तो ये पूरा प्योर आपके पास अलग हो गया और आपके पास सारी इंप्यूरिटी अलग हो गई. आया समझ में? सो दिस इज समथिंग विच इज गिवन इन एनसीईआरटी ऑल्सो. दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. ओके. अरे भाई प्रिंसिपल यही है कि इन सब के अंदर जो इंप्यूरिटीज होती हैं ये मोल्टन फॉर्म में ज़्यादा डिजॉल्व होती हैं. ओके. जेई में आ रखा है तो क्यों नहीं आ सकता वापस? एनसीईआरटी में दिया हुआ है ना, सब लोगों से पूछ रहा हूँ मैं, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है तो पूछा जा सकता है, खत्म कहानी. ठीक है. बाकी तुम उनसे कोई आर्ग्यू थोड़ी कर सकते हो कि क्या है, नोट्स मिलेंगे ऐसे. सही बोल रहा है वो. हाँ, दे विल बी अ पीडीएफ एट द एंड ऑफ क्लास. यस जी. अभी सुनो ना आराम से. चलो, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग हम क्या करते हैं, कैथोड पे रिडक्शन कराते हैं मेटल का, एनोड पे ऑक्सीडेशन कराते हैं. ये बचपन में करते थे, याद है? कॉपर के लिए हम कहते थे इम्प्योर कॉपर का मोटा सा एनोड है, प्योर कॉपर का पतला सा कैथोड है. समय के साथ साथ क्या होगा, द प्योर कॉपर कैथोड इज गोइंग टू गेट थिकर एंड द इम्प्योर एनोड इज गोइंग टू गेट स्मॉलर. राइट? इट्स एग्जैक्टली द सेम थिंग. ओके. क्यूपिलेशन अभी आ जाएगा, रुकना. वेपर फेज थर्मल डीकंपोजिशन मेथड, इसका नाम ध्यान रखना. तो सबसे पहले इसके अंदर क्या होता है, यू हैव अ वेपर फेज. सो आई विल जस्ट शो यू विच आर द वेपर फेजेस. सो दिस इज द वेपर फेज, दिस इज द वेपर फेज, दिस इज द वेपर फेज. ध्यान से देखो, वॉलेटाइल लिखा हुआ है. वॉलेटाइल का मतलब क्या है? दिस इज वेपर विच इज सेपरेटेड. ओके. नाउ if I take Van Arkel method, the idea is to combine zirconium, titanium or boron to form iodides. Okay, now these iodides are volatile. If you heat them, ये आपने heat किया है, what you will have? You will have zirconium, titanium, boron and iodine you will get again. So basically these vapor phase should be thermally decomposed again. ये thermally decompose हो रहे हैं फिर से. Similarly, suppose मैं यहाँ पे Mond process लेता हूँ. सो मॉन्ड्स प्रोसेस क्या होता है, इम्प्योर निकल लोगे आप. इम्प्योर निकल अगर आप लोगे तो आप 4CO से रिएक्ट करा के सपोज आप ये बनाते हो NiCO4. दिस इज अ कार्बोनिल, मेटल कार्बोनिल. नाउ दिस इज वॉलेटाइल. सो बेसिकली आई कैन से दिस कैन बी सेपरेटेड इन वेपर फेज एंड नाउ इट इज थर्मली डीकंपोज्ड. व्हेन इट इज थर्मली डीकंपोज्ड आई विल गेट प्योर निकल. ओके. जिरकोनियम, टाइटेनियम, बोरॉन के लिए भी होता है. व्हाई? अरे इनके आयोडाइड पाए गए हैं कि आसानी से सेपरेट हो जाते हैं यार. जैसे फॉर एग्जांपल ये 80 डिग्री पे गर्म कर रहा है, 180 डिग्री पे फिर से टूट जाएगा तो प्रॉब्लम क्या है? मैं इस बात को यूज कर सकता हूँ ना एपी. सो बेसिकली दिस इज ओनली यूज फॉर दोज कंपाउंड्स विच कैन फॉर्म कंपाउंड्स विच कैन अगेन डीकंपोज एंड द कंपाउंड शुड फर्स्ट फॉर्म अ थर्मली अनस्टेबल वॉलेटाइल वेपर फेज. ओके, तभी होगा ये, नहीं तो नहीं हो सकता है. ठीक है, इसलिए इन तीनों का ही एग्जाम्पल दिया है. एलिंगम डायग्राम. अब यार ये बहुत सिंपल सी बात है. ठीक है, ध्यान से सुनो मेरी बात. इसमें सपोज मैं कहता हूं कि आपको मुझे बताना है कि मान लो ये टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर है T1, ये टेम्परेचर है T2 और ये टेम्परेचर है T3. ठीक है. अब ध्यान से सुनना, इसमें कुछ याद नहीं करना, लॉजिक समझना. सपोज मैंने कहा विल CO रिड्यूस NiO टू गिव Ni at T equal to T1, T equal to T2 and T equal to T3. सपोज मैंने एक क्वेश्चन पूछा. ठीक है, सपोज मैंने एक क्वेश्चन पूछा. ठीक है, तो अगर मैंने एक क्वेश्चन पूछा तो इसका मतलब क्या है, पहले रिएक्शन लिखो. क्या रिएक्शन होगा? CO प्लस NiO, सॉरी मैंने CO लिख दिया, क्या कार्बन कहता हूं, सॉरी इसको कार्बन कर देते हैं, कार्बन
ठीक है, तो अगर मैं इसकी इक्वेशन लिखता हूं तो इसकी इक्वेशन क्या आएगी, इसको भी सही कर देते हैं, इसकी इक्वेशन आ जाएगी आपके पास कार्बन प्लस NiO गिव्स CO प्लस Ni, ये आ जाएगा। क्या मुझे बता सकते हो आप, सपोज मैं T1 की बात कर रहा हूं तो T इक्वल टू T1 पे ये फर्स्ट पॉइंट है और ये सेकेंड पॉइंट है, तो अगर इस इक्वेशन को मैं बोलता हूं इक्वेशन 3, तो इसका डेल्टा जी क्या होगा, बताओ क्या होगा इसका डेल्टा जी, बताओ। ये C प्लस O2 तो क्या हो जाएगा, 2 माइनस 1 होगा, हाँ या ना। तो पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव का आ रहा है, व्हाइट वाली लाइन ऊपर है ना, देखना इस वाली इक्वेशन को माइनस करेगा ना ऊपर से, अरे पॉजिटिव आएगा यार, ये इक्वेशन है ना, ये वाला 2 पॉइंट है, इसको C प्लस ओ टू गिव CO माइनस करोगे ना तुम Ni प्लस O2 तो ये आएगी ना इक्वेशन, तो डेल्टा जी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अगर ये पॉजिटिव आएगा तो मैं कह सकता हूं कि ये नॉन स्पॉन्टेनियस है, नॉन स्पॉन्टेनियस है तो मैं क्या कह सकता हूं, क्या ये रिड्यूस करेगा, नहीं करेगा, खत्म। अगर मैं कहता हूं सपोज यहां पर T इक्वल टू T2 पे है तो क्या आएगा डेल्टा जी, बताओ। T इक्वल टू T2 पे दोनों पॉइंट एक ही हो गए, तो डेल्टा जी क्या आ गया, 0, तो मैं कह दूंगा कि ये इक्विलिब्रियम पे है, आया समझ में। T इक्वल टू T3 पे डेल्टा जी क्या आएगा, बताओ। डेल्टा जी T इक्वल टू T3 पे आएगा, ये आ गया तुम्हारे पास 2 और ये आ गया 0.1, तो क्या आ जाएगा ये 2 माइनस 1, जल्दी से बताओ, नेगेटिव। नेगेटिव आ गया तो क्या हो गया ये डेल्टा जी नेगेटिव, मतलब स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या हो जाएगा, विल इट रिड्यूस, इट विल रिड्यूस, आया समझ में। तो इसमें कुछ याद करना है क्या, बेसिक थर्मोडायनेमिक्स है यार, एलिंगम डायग्राम को आपको सिर्फ क्या करना है, समझना है स्पॉन्टेनियस है या नहीं है, बस खत्म, आया समझ में, अभी समझ में आ गया। अरे भाई मुझे पता है सबको क्वेरीज होगी, लेकिन एक बात मेरी भी समझो, 1.5 घंटे के अंदर मेरा टास्क है सब कुछ खत्म करवाना अच्छे से, राइट। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड। अरे MP थर्मोडायनेमिक्स में क्या होता है, द रिएक्शंस विच आर स्पॉन्टेनियस विल हैव डेल्टा जी एज नेगेटिव, सो यू कैन जस्ट फिगर आउट जो भी टेम्परेचर दे उस पर डेल्टा जी नेगेटिव है या पॉजिटिव है, राइट। तो भूलना मत। अच्छा ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या दिखाते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूं ये लाइन पहले स्ट्रेट थी, ये लाइन पहले स्ट्रेट थी फिर ऐसे हो गई, तो ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या सिखाते हैं। सो बेसिकली इफ द स्लोप चेंजेस इन एलिंगम डायग्राम इट शोज दैट द कंडीशन इज चेंजिंग। सो फॉर एग्जाम्पल सॉलिड से लिक्विड बन रहा होगा, गर्म कर रहे हो ना आप, सो बेसिकली द स्लोप चेंजेस विल शो चेंज इन फेज, ओके। शॉर्ट में बता दूं, मैं कह रहा हूं कि अगर ये स्लोप चेंज हो रहा है, जैसे पहले लाइन सीधी थी वाइट वाली फिर ऐसे नीचे की तरफ जा रही है, तो बेसिकली स्टेट चेंज हो रहा है या फेज चेंज हो रहा है। दूसरा सपोज मैं तेरे को कोई भी टेम्परेचर दूं तो उस टेम्परेचर पे तू क्या करेगा, तो ये ऐसे इक्वेशन बना लेना, ये इक्वेशन लिख के जो ये दो इक्वेशन हैं इनको लिख लेना, राइट। सपोज मैं कहता हूं कि ये इक्वेशन 2 है और ये इक्वेशन 1 है, इनको लिख लिया। अब तू 2 माइनस 1 करेगा तो डेल्टा जी आ जाएगा इसका थर्ड इक्वेशन का, और डेल्टा जी नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा बस वो चेक करना है, बस वही चेक करना है। अगर वो नेगेटिव आ गया तो हो जाएगा रिएक्शन, पॉजिटिव आएगा तो नहीं होएगा, बस सिंपल। चलो एक्सट्रैक्शन ऑफ सम इंपॉर्टेंट मेटल्स, अब इसमें मैं एक शॉर्ट सा रिवीजन करा रहा हूं, ध्यान से देखो। गोल्ड के लिए इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, NaCN H2O O2 से, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मैकअर्थर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस। तो यहां पे गोल्ड पहले साइनाइड में सॉल्युबल हो जाएगा। ये प्रिंसिपल हम क्या यूज कर रहे हैं, ये प्रिंसिपल क्या यूज कर रहे हैं हम, लीचिंग का। अब जिंक से जब रिएक्ट हो जाएगा तो ये हाइड्रोमेटलर्जी का प्रिंसिपल हो गया, जिंक बीइंग मोर सॉल्युबल विल फॉर्म ZnCN4 2- itself is getting oxidized reducing gold to giving you Au, right। तो ये सब तो बेसिकली अपन ऑलरेडी कर चुके हैं ना, MAFC, हाँ। अच्छा अब जो ये गोल्ड आ गया है, ये गोल्ड आ गया, अब ये आपके पास इम्प्योर है अभी, अब इसको प्योरीफाई करना है या इसको रिफाइन करना है। तो इसमें क्या क्या इंप्यूरिटी है, जिंक की, लेड की, कॉपर की, सिल्वर की। सबसे पहले अगर मैं डाइल्यूट H2SO4 डालूंगा तो ये जो जिंक है ये गायब हो जाएगा, तो सबसे पहले मैंने जिंक को हटाया। अब क्या बची इंप्यूरिटी, लेड, कॉपर, सिल्वर।
क्यूपिलेशन किया। क्यूपिलेशन का मतलब क्या होता है, आप सुनो। एक क्यूपिल शेप्ड बोल होता है, दिस इज क्यूपिल शेप्ड बोल। क्यूपिल मतलब ऐसा, ठीक है। इस क्यूपिल शेप्ड बोल में क्या होता है, ब्लास्ट ऑफ एयर पास करते हैं अपन। तो जब ब्लास्ट ऑफ एयर पास करोगे तो ये लेड है, ये पीबीओ बन के हट जाएगा। अब आपके पास क्या बचा, कॉपर और सिल्वर। अब जब बोरैक्स डालोगे तो CuBO2, अपन ने कल किया था बोरैक्स बीट टेस्ट, एनिमल स्केल का बनता है, यस वही हाइड्रोकार्बन टाइप ही हो गया कुछ, राइट, रिडक्शन एजेंट कार्बन हो गया यहाँ पे इफेक्टिवली, राइट। और ये CuBO2 बन गया, ये सेपरेट हो गया। लास्ट में बचा गोल्ड और सिल्वर। H2SO4 डालोगे तो सिल्वर सारा Ag2SO4 के फॉर्म में निकल जाएगा, पीछे आपके पास गोल्ड बचेगा, ओके। तो ये अब सब चीज़ों को मिक्स कर रहा हूँ मैं। पहले मैं क्या कर रहा था, ऊपर वाला पार्ट मेटलर्जी है, नीचे वाला क्या है, प्योरिफिकेशन। अभी हर चीज़ को देखेंगे, अपन अप्लाई करेंगे। चलो, सिल्वर अगेन मैकआर्थर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस। सबसे पहले बताओ सल्फाइड ओर है, कॉन्सेंट्रेशन के लिए क्या यूज करेंगे। फर्स्ट स्टेप क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ ओर। सेकंड स्टेप क्या होगा, सल्फाइड ओर है, फ्रॉथ फ्लोटेशन, यस और नो। कर सकते हो, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग हमेशा लास्ट में कर सकते हो, बहुत महंगा पड़ता है, बस इसलिए नहीं कर रहे हैं, अभी करेंगे ना। चलो बताओ फर्स्ट स्टेप क्या होगा, फर्स्ट स्टेप क्या होगा, फ्रॉथ फ्लोटेशन, सल्फाइड ओर है। उसके बाद साइनाइड, मैकआर्थर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस, AgCN2-, सॉल्यूबल जिंक डालोगे, एग्जैक्टली सेम प्रोसेस हो गया, सेम एज गोल्ड लिख दूं तो गोल्ड का याद है तो ऑटोमेटिकली ये याद हो जाएगा। रोस्टिंग की जरूरत नहीं है ना मेरे भाई, ये देखना यहाँ पे आ रहा है ना, ऑक्सीजन दिख रहा है लल्लू लाल। प्यार से बोल रहा हूँ यार, बुरा मत मानना, ठीक है। मेरे टीचर थे, मुझे प्यार से लल्लू लाल बोलते थे। मैं आज भी आपको बता सकता हूँ कि उनके लिए मैं लल्लू लाल ही रहूंगा हमेशा, चाहे मैं जिंदगी में कुछ भी कर लूँ, है ना। तो आप क्या कर सकते हैं यार, मैं रेस्पेक्ट करता हूँ उनका बहुत, ठीक है। प्योरिफिकेशन के लिए आप प्योर सिल्वर, इम्प्योर सिल्वर का एनोड और AgNO3 का इलेक्ट्रोलाइट ले लीजिए। कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन, एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन। सिंपल है यार, हर चीज को अगर 100% प्योर, 99.9% प्योर चाहिए तो क्या करो, रिफाइनिंग करा दो। करवाते क्यों नहीं हो, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग बहुत महंगी पड़ती है यार, क्योंकि करंट यूज होता है ना, करंट फ्री में थोड़ी आता है, बिजली विभाग को तो पैसे देने ही पड़ेंगे, ठीक है। एक्सट्रैक्शन ऑफ लेड, चलो जल्दी से बताओ, लेड की ओर ये है, अब आंखें बंद करो, जल्दी से सोचो, मेटलर्जी पहले करते हैं। लेड की ओर है PBS, फर्स्ट स्टेप क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ ओर, परफेक्ट। सेकेंड स्टेप क्या होगा, सल्फाइड ओर है, क्या होगा, फ्रॉथ फ्लोटेशन, यस और नो, जल्दी से बताओ। इसको मत देखो, ऐसे ही सोच के बताओ। सल्फाइड ओर है, फ्रॉथ फ्लोटेशन, फ्रॉथ फ्लोटेशन के बाद क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, रोस्टिंग, रोस्टिंग होगी, कन्वर्ट टू ऑक्साइड, वेरी गुड, कन्वर्ट टू ऑक्साइड, ये दिमाग में ध्यान है, कन्वर्ट टू ऑक्साइड, रोस्टिंग, बहुत ही बढ़िया। तो PBO बन जाएगा, PbSO4 भी साइड प्रोडक्ट बनेगा थोड़ा सा। उसके बाद रिडक्शन, रिडक्शन क्या होता है लेड में, लेड में कार्बन यूज करते हो, एल्यूमिनियम यूज करते हो, या सेल्फ रिडक्शन होता है, मैंने बताया था तब, बताओ क्या होता है, क्या होता है, जल्दी से बताओ। लेड में क्या होता है, रिडक्शन तो होता है, किससे होता है, सेल्फ रिडक्शन। चेक करो सेल्फ रिडक्शन हो रहा है क्या यहाँ पे, ये सेल्फ रिडक्शन लिखा है क्या, सेल्फ रिडक्शन होगा तो क्या बन जाएगा, लेड, कहानी खत्म, ये बन गया। अब ये इम्प्योर है, अब इसको और प्योरीफाई करना है या इसको और रिफाइन करना है। SN, PBS, okay, sulfide ore, so we'll use froth flotation, right, then you will use roasting. Once roasting is done, you will have PBO, we will have some part of PbSO4 also, very small. Then what I can say is you can do self reduction, because in lead there is self reduction, so PBS plus PBO gives PB, right, this is what is written. So this is impure, आपको ये प्योरीफाई करना है तो क्या करोगे, सबसे पहले सॉफ्टनिंग ऑफ लेड। सॉफ्टनिंग ऑफ लेड का मतलब क्या है, पास ऑक्सीजन। So if you will pass oxygen, all these things other than silver will be removed like oxides, and basically these things are effectively, these all impurities are basically leading to hardening of lead. तो अगर आप इसको हटाओगे तो soften हो जाएगा lead. Now if lead is softened, you will only have an impurity of lead. Now you use something which is known as Parkes process. What is the Parkes process? Let's say this is silver, you add zinc. So zinc and silver, this combination, silver is 3000 times more soluble in zinc compared to lead. So ये तुम्हारे पास soluble है और यहाँ पे lead है, आया समझ में, ये lead अलग हो गया और ये अलग हो गया, वही लिखा है। लास्ट में बचेगा lead,
अब उसके अंदर क्या कर सकते हो, इलेक्ट्रोलिसिस। उस इलेक्ट्रोलिसिस का नाम है बेट्स इलेक्ट्रोलिटिस प्रोसेस। एनोड पे इम्प्योर लेड, कैथोड पे प्योर लेड। इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा, PbSiF6, H2SiF6 एंड जिलेटिन। ये याद करने की जरूरत नहीं है। सो बेसिकली ऑल दीज इंप्यूरिटीज, कॉपर, tin, Sb, bismuth, okay, these lead to hardness of lead, okay। तो इनको हटाओगे तो क्या हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा, राइट। एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर, CuFeS2O इज द ओर, ठीक है, कॉपर पायराइट। ऑब्वियसली फ्रॉथ फ्लोटेशन, उसके बाद रोस्टिंग इज डन इन बेसिमर कन्वर्टर। उसके बाद कॉपर में सेल्फ रिडक्शन होता है। सेल्फ रिडक्शन के बाद क्या बनेगा, Cu2S will self reduce to give Cu. Now the copper which is formed, this copper will have SO2 leaving its mark. So basically this is known as blister copper. Okay. Now purification of blister copper, it will have impurity of Fe, S and arsenic. For first example, polling. Polling में you will pass a blast of oxygen, so all sulfur will pass as SO2, all arsenic as AS2O3 or AS2O5. And basically you will also add silica, SiO2. So basically all iron will be removed as slag, FeSiO3. So you will have 99.5% copper. Now if you want 99.9% copper, then electrolysis or electrorefining. Okay, so electrorefining में क्या होगा, electrolyte is CuSO4, impure copper का एनोड, प्योर कॉपर का कैथोड। ये 10th में करते थे अपन, वही है, याद नहीं करना है, इसका स्ट्रक्चर ध्यान रखो क्या हो रहा है, ठीक है। Zinc sulfide is the ore. You will definitely use froth flotation. Yes, we will use roasting. Once we get ZNO, we will use carbon reduction because zinc के लिए carbon reduction use होता है, सस्ता प्रोसेस भी है। Once you get zinc, you can purify it. कैथोड में यहाँ पे एल्यूमिनियम की शीट लेते हैं, क्यों, क्योंकि अगर आप देखते हो तो क्या होता है, एल्यूमिनियम की शीट, यहाँ पे आप इलेक्ट्रोलाइट क्या ले रहे हो, ZnSO4 प्लस H2SO4। तो ये H2SO4 जिंक से रिएक्ट करके क्या बना देगा, ZnSO4। सो यू विल ऑलरेडी हैव जिंक 2+। यू डोंट नीड टू टेक जिंक 2+ अलग से। और अगर तुमने सपोज कैथोड ले लिया जिंक 2+ का, तो क्या होगा, जिंक का कैथोड लोगे तो घुल जाएगा, वो तो घुलेगा नहीं ना H2SO4 में, ये थोड़ी चाहोगे, इसलिए ये एल्यूमिनियम की शीट ले रहे हो। एल्यूमिनियम विल नॉट रिएक्ट विद H2SO4। कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन ऑफ Zn2+, एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन ऑफ Zn2+। अगेन वेरी सिंपल। कॉपर पायराइट, Mi। अब ये यार सबको, मतलब ये आई डोंट नो कितनी बार पढ़ चुके हैं सब लोग, इसको मैं इस डायग्राम पे स्टार मार्क कर रहा हूं। ये आपके पास क्या होता है, ये सारे अलग अलग जोन्स हैं, ये टेम्परेचर की रेंज याद रखो। द प्राइमरी रिड्यूसिंग एजेंट इज कार्बन मोनोऑक्साइड। ऊपर से आप चार्ज मतलब ओर डाल रहे हो, यहाँ से आप बेसिकली कोक भी डालते हो, लाइमस्टोन भी डालते हो। सो बेसिकली चार्ज क्या होता है, लाइमस्टोन, कोक आप डालते हो, Fe2O3, ये सब डालोगे, राइट। ब्लास्ट फर्नेस सब लोग कर चुके हैं ना यार, ये सब बचपन में किया हुआ है, ठीक है। आपके पास फाइनली यहाँ पे जो आयरन बचेगा वो कास्ट आयरन है, उससे भी इम्प्योर होगा तो पिग आयरन होगा। अब कास्ट आयरन के अंदर अगर सपोज मुझे रॉट आयरन चाहिए विच इज 99.5% प्योर, तो मैं क्या यूज करता हूं, पडलिंग। पडलिंग में क्या होता है, Fe2O3 इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो Fe2O3 क्या होता है, ये खुद होता है रिड्यूस और देगा आयरन और दूसरों को करेगा ऑक्सीडाइज। तो ये +3 से खुद जा रहा है 0 में। तो बेसिकली दिस इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। Now this being the oxidizing agent will oxidize manganese, phosphorus, silicon, sulfur, carbon, remove all of them as oxide. Okay? So ये काफ़ी सिंपल है। कास्ट आयरन में ये सब इम्प्योरिटी होगी यार, Ar। पिग आयरन जितना नहीं होगा, ठीक है, इम्प्योर, उससे बेटर होगा, ठीक है। SnO2, tin being a heavy ore, basically we can use gravity separation, then we can use roasting। रोस्टिंग क्यों कर रहे हैं यहाँ पे, ताकि सारी इंप्यूरिटी सल्फाइड की और वो सब हट जाए। SnO2 ही बचेगा बाद में। कार्बन आप रिडक्शन यूज करोगे तो टिन बन जाएगा। अब आपके पास प्यूरिफिकेशन में है सपोज ये 3, लिक्वेशन करोगे तो टिन अलग हो जाएगा, ये आपने ऑलरेडी लिक्वेशन कर चुके हैं। टिन के बाद अगर उसको और प्योर करना है तो पोलिंग भी अपन ऑलरेडी कर चुके हैं। और लास्ट में हर चीज़ के क्या होता है, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। सिंपल है। तो ये सब मैंने बेसिकली जो पहले करवाया था उसको मिक्स कर दिया। 100% प्योर कभी मिलता नहीं है यार, बहुत ही रेयर होगा, 99.99 ही लिखते हैं हमेशा। एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम, तो पहले होता है बेनिफिसिएशन। बेनिफिसिएशन का मतलब क्या है, इंप्योरिटी को हटाना। तो या तो आपके पास सिलिका की इंप्योरिटी अगर बहुत ज़्यादा हुई तो रेड बॉक्साइट होएगा वो, ठीक है।
और आयरन की इम्प्यूरिटी भी होगी उसमें, है ना। तो अगर रेड बॉक्साइड है तो आयरन की इम्प्यूरिटी भी हटाना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सपोज यहाँ पे सिलिका की इम्प्यूरिटी कैसे निकालोगे, Na2SiO3 बेयर्स प्रोसेस में। बेयर्स प्रोसेस में क्या करते हो आप, एक्सेस OH माइनस में क्या बना रहे हो, यहाँ पे एम्फोटेरिक नेचर यूज कर रहे हो इसका। CO2 अगर पास करोगे तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, फिर इसको हीट करोगे, और जो आप NaOH डाल रहे हो वो क्या करेगा, SiO2 से रिएक्ट करके Na2SiO3 बना देंगे, राइट। सिमिलरली अगर मैं थोड़ा सा लो ग्रेड मतलब इम्प्यूरिटी और भी ज़्यादा हो, राइट, तो उसमें क्या करते हो आप, Na2CO3 से रिएक्ट करवाते हो, तो उससे क्या होगा, आपके पास आयरन की इम्प्यूरिटी जो है वो हट जाएगी NaFeO2 बनकर, और जो सिलिका है उसकी इम्प्यूरिटी Na2SiO3 बनकर। आप यहाँ पे वापस से सेम प्रोसेस फॉलो करोगे और यू विल गेट Al2O3 अगेन। सरपेक्स प्रोसेस होता है अगर आपके पास वाइट बॉक्साइट है, यानी कि सिलिका प्राइमरीली इम्प्योरिटी है, आयरन नहीं, राइट। तो अगर इसमें आप करोगे तो क्या होगा, Al2O3 को पहले कार्बन और नाइट्रोजन की प्रेजेंस में रिएक्ट करवा के एल्यूमिनियम नाइट्राइड बनाते हो, फिर वापस से NaOH से रिएक्ट करा के AlOH थ्राइस, ओके, एंड देन यू विल गेट Al2O3 अगेन। यहाँ पे आपके पास जो सिलिका है उसको आप कार्बन से रिड्यूस करा रहे हो, ध्यान से देखो। अभी तक अपन ने इन दोनों में रिडक्शन यूज नहीं किया था, सॉल्युबिलिटी यूज करी थी, बट इसमें अपन रिडक्शन यूज कर रहे हैं, दिख रहा है, इसलिए कार्बन काफी इंपॉर्टेंट है इसमें। तो ये नाम पता होने चाहिए। एक बार आपके पास Al2O3 बन गया, एल्यूमिना बन गया, फिर एक्सट्रैक्शन कैसे हो सकता है, या तो हॉल हेरोल्ड प्रोसेस से या हुप्स प्रोसेस से। हॉल हेरोल्ड प्रोसेस में क्या होगा, मोल्टन एल्यूमिना लेंगे यानी कि Al2O3, क्रायोलाइट लेते हैं और CaF2 लेते हैं। CaF2 क्या होता है, आयोनिक फॉर्म में होता है। आयोनिक फॉर्म में होगा तो क्या होगा, ये पूरा जो आप इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, राइट। Na3AlF6 क्यों लेते हैं, ताकि आपके पास जो कंडक्टिविटी है वो और ज़्यादा फास्ट हो रिएक्शन की एफिशिएंसी के लिए। अगेन ये बेसिकली क्या करेगा, ये आयोनिक स्टेट में होता है, ओके, ये मेल्टिंग पॉइंट कम करेगा, वेरी गुड। सो अगर मैं कहता हूं कैथोड पे क्या हो रहा है तो ये रिड्यूस हो रहा है, एनोड पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन निकलेगा, राइट। ये बचपन में किया था अपन ने, ये सब 10th क्लास की चीजें हैं। हुप्स प्रोसेस नहीं किया था, वो मैं अभी बता देता हूं। अगर आप इम्प्योर एल्यूमिनियम लेते हैं, उसको कॉपर से रिएक्ट करवाते हैं, और यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट आप क्या लेंगे, क्रायोलाइट, और CaF2 की जगह BaF2, ये इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं मोल्टन स्टेट में, ओके। तो आपके पास कैथोड पे क्या होगा, Al3+, और एनोड पे क्या होगा, एल्यूमिनियम ऑक्सीडाइज होगा। क्यों, क्योंकि आप कॉपर अगर ले रहे हैं तो कॉपर वर्सेस एल्यूमिनियम में कॉपर का SOP ज़्यादा है, इसलिए कॉपर जो है वो ऑक्सीडाइज नहीं होगा, एल्यूमिनियम ऑक्सीडाइज होगा, ओके। तो इसमें बस ये ध्यान रखना कि CaF2 की जगह BaF2 यूज़ करते हैं और कॉपर भी डालते हैं, ये ध्यान रखना बस, ठीक है। लेट हो गया AM, कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं। फ्लोरोस्पार, अरे वाह यार SB। चलो मैग्नीशियम, अब ये देखो किसी ने मुझे कहा था क्लोराइड होगा तो क्या होगा, जैसे कार्नलाइट है मैग्नीशियम के अंदर, राइट। तो पहले मेरा काम क्या है कि मुझे ये बनाना है, क्या, MgCl2.6H2O, हाइड्रेटेड MgCl2। तो कैसे निकल सकता है वो, या तो डाउस सी वाटर। तो सी वाटर के अंदर आपके पास क्या होता है, सी वाटर के अंदर आपके पास मैग्नीशियम MgCl2 के प्रेजेंस में होता है, SOP स्टैंडर्ड ऑक्सीडाइजिंग प्रोसेस पोटेंशियल, ठीक है। अगर मैं कार्नलाइट एज अ सॉल्ट ले रहा हूँ, इवेपोरेशन करोगे तो KCl एज अ रेसिड्यू अलग हो जाएगा। अच्छा, KCl क्रिस्टलाइज पहले होता है क्योंकि उसकी सॉल्युबिलिटी कम होती है, MgCl2 क्रिस्टलाइज बाद में होता है, ओके। तो अब ये MgCl2 बन गया, फिल्ट्रेट में इसको अलग कर दिया, इसको वापस से कॉन्सेंट्रेट किया, वापस से कूल किया, वापस से क्रिस्टलाइज किया, तो आपके पास ये सेपरेट हो जाएगा। सिमिलरली सी वाटर में अगर आपने CaOH ट्वाइस डाल दिया तो MgOH ट्वाइस का प्रेसिपिटेट बन जाएगा। अब इसके अंदर डाइल्यूट HCl डालोगे तो ये बन जाएगा, फिर से इसको कॉन्सेंट्रेट करो, कूल करो, क्रिस्टलाइज करो तो ये बन जाएगा। ये हो गया फर्स्ट स्टेप, ठीक है। अब सवाल ये है कि अगर इसको गर्म करेंगे तो क्या होगा। देखो मैं गर्म डायरेक्ट करूंगा तो क्या होगा, ये हाइड्रोलाइज होगा। ये मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था, जब मैंने लास्ट टू लास्ट क्लास में बताया था, अगर डायरेक्ट गर्म करना करोगे तो कभी भी MgCl2 नहीं मिलेगा। इफ यू नीड MgCl2 यू नीड टू पास इट थ्रू ड्राई HCl, ओके। सो अगर मैं इसको डायरेक्ट गर्म नहीं करता हूँ और सिर्फ हीट करता हूँ तो पहले आपके पास क्या बनेगा, MgOHCl। इसको अगर आप और गर्म करोगे तो आपके पास क्या मिलेगा, MgO। ये सिंपल है। एक बार MgO बन गया, अब क्या करोगे आप, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन, ग्रेफाइट रॉड्स एनोड पे, स्टील का आप कंटेनर लोगे, MgCl2 आपके पास यहाँ पे है ही, NaCl आपने ले लिया 4:1 के रेशियो में मोल्टन स्टेट में। कैथोड पे आपको मिल जाएगा Mg2+ का रिडक्शन, और एनोड पे आपको मिल जाएगा क्लोरीन गैस, ओके। सो सॉल्ट ब्रिज का मटेरियल अरे वो अगर जेल होता है यार, करेंगे ना बाद में वो सब, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आज कंडेंस तरीके से कराई है, ठीक है। स्टील का कंटेनर क्यों ले रहे हैं,
स्टडी होता है यार, है ना, और कोई कारण नहीं है, और रिप्लेस नहीं करना पड़ेगा। तो कार्बन का लेगा लाइनिंग तो क्या होगा, उसको रिप्लेस करना पड़ेगा जैसे जैसे खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़े, क्वेश्चन करें। सब रेडी है? चलो फर्स्ट क्वेश्चन, मोर देन वन करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? हाइड्रोमेटलर्जी इज यूज्ड फॉर सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, इट विल नॉट इंटरफियर, नो। Thermite reduction is used for TiO2 and Cr2O3. Thermal decomposition method to get metal is used for HGO. And carbon reduction can be used for Fe and Pb. Fast. आंसर दो इसका जल्दी से भाई, सोच के, वन और मोर देन वन करेक्ट है। वन और ABCD। ओके, AB, PJ का आंसर है AB, SM का आंसर है BC, DAC, BCD, ACD, ABCD, MI का आंसर है, AK का आंसर है ACD। सब करवाऊंगा यार मैं, ABD, BCD, ABC, ACD, पक्का पक्का ही लिख दिया। इसका आंसर है A, बिल्कुल सही। अभी मैंने बताया था ये दोनों साइनाइड से, और ये मैंने एग्जाम्पल दिया था आपको CuSO4 प्लस Fe का। थर्माइट रिडक्शन इन टाइटेनियम, क्रोमियम दोनों के लिए यूज़ होता है, ऑक्साइड्स के लिए, ये भी मैंने लिखवाया है। थर्मल डीकम्पोजिशन किसके लिए यूज़ होता है? HgO के लिए भी यूज़ होता है, Ag2O के लिए भी यूज़ होता है। गर्म करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, Hg या Ag, ये मैंने बताया था, नोट बना के लिखवाया था मैंने। कार्बन रिडक्शन कैन बी यूज फॉर Fe एंड Pb, येस इट कैन बी। पूछा कैन बी यूज क्या? हाँ, ए तो नहीं है, अरे क्यों नहीं है, ये ले यार, ए का आंसर ले ले, ये देख, ये हाइड्रोमेटलर्जी तो है, ये ले ले, या तू साइनाइड का ये ले ले, क्या होगा तेरे पास, ZnCN4 2-, ये सॉल्यूबल हो रहा है, और यहाँ पे सिल्वर या गोल्ड मिल रहा है। और अगर CuSO4 लेते हो तुम, लेट से आयरन ले लो यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, Cu और FeSO4, डिस्प्लेसमेंट हो तो रहा है। तो सारे हो गए भाई। मैंने ये नहीं पूछा है कि विल बी यूज्ड, है ना, मैंने कहा कैन बी यूज्ड, इसलिए सही है वो। ठीक है, अगर मैं कहता इज यूज्ड तो मेरा आंसर गलत होता। ठीक है, थर्माइट रिडक्शन ये ले यार, ये ले। ठीक है, चलो आगे बढ़े। अरे एजी मैं वही कह रहा हूं, ध्यान से ऑप्शन पढ़ो, कैन बी यूज लिखा है, विल बी यूज नहीं लिखा है। टाइटेनियम क्रोमियम कार्बन से रिड्यूस नहीं हो सकते हैं, Cr2O3 होगा, सॉरी। ठीक है, 10th का आंसर दो फास्ट, क्या आंसर होगा इसका, फास्ट फास्ट फास्ट। हाँ भाई, जल्दी से, उत्तर नहीं आ रहे, आंसर बताओ। ऑल, केपी का आंसर है ABCD, ओके। ABCD, MK का आंसर है ABCD, ऑल ऑल, ABCD, ढंग से पढ़ते नहीं हो ना तुम लोग। ऑल लिखने वाले दोस्तों, जोन रिफाइनिंग इंप्यूरिटीज आर मोर सॉल्युबल इन मेल्ट, बिल्कुल करेक्ट। वैन आर्कल मेथड प्योरीफाई जिरकोनियम, टाइटेनियम, बोरोन, बिल्कुल करेक्ट। पोलिंग इज यूज्ड टू प्योरीफाई कॉपर, टिन, बिल्कुल करेक्ट। लो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ इंप्यूरिटी नहीं होता है, मेटल होता है, ये गलत है ना। इसका आंसर ABC है। ABCD वाले दोस्तों सॉरी लिखो सब लोग, जिन्होंने D ऑप्शन लिखा है सब लोग सॉरी लिखो, जिन्होंने भी D ऑप्शन लिखा है सब सॉरी लिखो, गलती करी ना, पढ़ते नहीं हो, जल्दबाजी, सिर्फ जल्दबाजी। जिन्होंने भी D ऑप्शन लिखा है सॉरी लिख दो भाई जल्दी से, हाँ पढ़ते नहीं हो। ये जिन्होंने सॉरी लिखा है ये गलती फिर से नहीं करेंगे, अब याद रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर बताइए। Bayer's process is used for beneficiation of red bauxite. Surfex process is used for beneficiation of white bauxite. Hall-Héroult process is used for electrolytic refining of Al2O3. Hoops process is used for electrolytic refining of Al2O3. Fast. इसका आंसर क्या है? MK का आंसर है ABC, ओके। ACD है SM का आंसर, ओके। ACD, AB, ABCD, ACD, ABC,
भाई साहब बाढ़ आ गई है आंसरों की, बाढ़ आ गई है। अभी तक सॉरी लिख रहा है, अरे रुक जाना भाई, अभी आंसर दे इसका। बेयर्स प्रोसेस, ये वाली बात बिल्कुल सही है, ये वाली बात बिल्कुल सही है, ये वाली बात सही है। ये Al2O3 की जगह एल्यूमिनियम होना चाहिए था, तो ये गलत है। तो इसका आंसर है ए, बी एंड सी। ठीक है, कितने लोगों ने डी भी लिख दिया बिना पढ़े? फिर से बिना पढ़े, जिन्होंने डी लिखा है सॉरी लिखो। जिन जिन लोगों ने डी लिखा है सॉरी लिखो। एस क्या कर रहा है यार? वीएम मेरा नाम खराब क्यों कर रहा है यार? वीएम नाम है तेरा। आरएस, टीए, दिस टाइम यू बीइंग राइट। अरे गुड जॉब, ये गलती करके सीखने वाले लोग मुझे बहुत पसंद है यार। हाँ, उठक बैठक तो क्या ही लगाना है यार, क्योंकि एल्यूमिना होता है यार। ये देखना, ये देख, ये देख क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ये क्या लिखा हुआ है पढ़। ये क्या है? ये एल्यूमिना है क्या? इम्प्योर एल्यूमिनियम है ना? ठीक है, आसान लग रहा है, मेहनत करोगे तो दुनिया में सब आसान है। ठीक है, चलो अब मेरी अगली क्लास होगी स्टेट्स ऑफ मैटर के अंदर सॉलिड स्टेट। ठीक है, जो 2 फरवरी को होगी। कल से आपका शाम को 7 बजे ऑर्गेनिक चालू होगा। तो स्टेट्स ऑफ मैटर और सॉलिड स्टेट हम कवर करेंगे अब। अरे अच्छा लगेगा, अरे मेहनत करेगा दुनिया में सब अच्छा लगेगा। ठीक है, अब थोड़ी सी बातें कर लेते हैं, छोटी छोटी मगर मोटी बातें, है ना? चलो थोड़ी सी बातें कर लेते हैं यार। आज मैंने आपको जो चीज़ें पढ़वाई हैं उसमें 2 चैप्टर कवर हुए। आप मान लीजिए दोनों में से जेई मेंस में एक एक चैप्टर आने वाला है, एक एक सवाल आने वाला है। तो आप 2 सवालों की तैयारी कर रहे हैं इफेक्टिवली, राइट? अब मेटलर्जी तो सुपर आसान हो गया भाई, क्योंकि सिर्फ प्रिंसिपल ध्यान रखना है, राइट? और डी ब्लॉक में मैंने क्या है, मैंने डायग्राम बना के रखे हैं, वो रिएक्शन ध्यान रख लो, राइट? अरे विल मिस यू क्या, केपी में यहीं पे ही हूँ, फिर से आ रहा हूँ फरवरी के अंदर। ऑर्गेनिक भी तो पढ़ेगा ना? अरे मुझसे बेहतर पढ़ाते हैं आरएस। बात ही तो कर रहा हूँ यार। तो अब मेरा ये मानना है यार कि काफ़ी लोगों के अंदर एक तो ये बात दिमाग में बैठ गई होगी, इनऑर्गेनिक हमने पिछली 3 क्लासेस के अंदर थोड़ा शायद हमने एक परसेप्शन चेंज कर लिया कि ऐसा नहीं है यार कि हो ही नहीं सकता है। अगर इनऑर्गेनिक आता है तो मोर देन 1 करेक्ट वाले सवाल भी 2 सेकंड 20 सेकंड से ज़्यादा नहीं होते हैं, हो जाते हैं। ठीक है, तो 20 सेकंड के अंदर है ना होने के लिए आप क्या कर सकते हो, आपकी रैंक चेंज हो जाती है यार। ठीक है, तो जो लोग ये कहते थे हम तो इनऑर्गेनिक छोड़कर जा रहे हैं, हम तो याद नहीं करेंगे, देखो भाई सुनो, ऐसा है कि अगर आपको जेई क्लियर करना है ना तो बहुत सारी चीज़ें हमें वो करनी पड़ेंगी जो हमें शायद पसंद नहीं है, पर वो तो जीवन में भी सत्य है। We always look at the bigger picture and we end up doing a lot of things which we don't like but are in favor of things which we would like to do. Okay? दूसरी बात ये, अभी जैसे फिजिकल केमिस्ट्री फिर से आएगा तो अभी आपको 15 दिन का गैप मिल रहा है मोटा मोटा। ऑर्गेनिक आप पढ़ ही रहे हैं, इनऑर्गेनिक इज गोल्ड। अरे वाह, एनआई बिल्कुल सही बोल रहा है। इन 15 दिनों में गोल्ड डिगिंग करिए आप लोग, है ना? सारा का सारा जो पढ़ा है इसके नोट्स आप पढ़ो और आप भाई साहब पूरा याद कर लो और फिर प्रीवियस ईयर जेई क्वेश्चंस लगा लो। Amazon एकेडमी के ऊपर प्रैक्टिस क्वेश्चन है बहुत सारे, वो सारे कर लो, डीपीपी सारी खत्म कर लो। आपका जेई के अंदर अगर इनऑर्गेनिक के सवाल 10 आएंगे, सपोज आप 9 कर पाओगे। ठीक है, फूल्स गोल्ड नहीं है एसएम, वो जेडएन है। अरे इनऑर्गेनिक चीज देखो, फूल्स गोल्ड क्या बता, क्या होता है एसएम फूल्स गोल्ड? जिंक का एक कंपाउंड होता है, चल बता कौन सा होता है, कौन सा होता है? मोटिवेशन प्लीज देख यार, बेस्ट मोटिवेशन एम क्या होता है, तुम इतने बिजी हो जाओ कि तुम्हें मोटिवेट होने की ज़रूरत ना पड़े, है ना? तो याद करो अपने वो दिन जब हम सुबह क्रिकेट खेलने के लिए सुबह 4 बजे उठ के जाया करते थे, 5 बजे उठ के जाया करते थे। तो कभी ऐसा नहीं होता था कि उठूंगा कैसे, उठ जाते थे, है ना? पढ़ाई भी उतनी शिद्दत से करो, उतने पैशन से करो। आप अगर किसी चीज़ को पूरी शिद्दत से करते हैं, राइट, तो आप हमेशा कभी ये घड़ी देखेंगे ही नहीं। आप हमेशा सिर्फ ये देखेंगे कि यार मुझे ये जेई क्लियर करना है। तो जहाँ पढ़ाई करते हो वहाँ पे सामने लिख दो, मेरा गोल है कि मुझे आईआईटी बॉम्बे जाना है, आईआईटी दिल्ली जाना है, या जिस आईआईटी में जाना है, या आईआईएससी जाना है, या एनआईटी जाना है। जो भी आपका है, आपका ड्रीम सामने लिखो। जब भी आप लोग टाइम वेस्ट कर रहे हो, आपके दिमाग में एक बात आनी चाहिए,
क्या जो मैं कर रहा हूं उससे मैं अपने गोल से दूर जा रहा हूं? अगर आपको आंसर मिलता है नो, तो जो भी प्रक्रिया आप कर रहे हैं, चाहे मोबाइल पे टाइम वेस्ट कर रहे हैं, चाहे टीवी देख रहे हैं, उस प्रक्रिया को बंद कर दीजिए, है ना? ऐसा कभी भी नहीं होता है कि स्वयं ब्रह्मा जी प्रकट होंगे और आपसे कहेंगे कि अरे सुनो, आज मोटिवेट हो जाए और फिर तुम पढ़ाई कर लो। ये सब गलत गलत बातें होती हैं, ऐसा कभी नहीं होता है। कभी ऐसे सूरज की किरणें अलग दिशाओं से नहीं निकलेंगी। आपको खुद को सोचना पड़ेगा। जिस दिन आपने तय कर लिया है कि सपना मेरा है, उसी दिन आपको यह तय करना पड़ेगा कि सैक्रिफाइसेस भी आपके ही हैं। सैक्रिफाइसेस भी क्या है यार, है ना? ये सब आप लोगों को समझना पड़ेगा कि ये सब आप 2 साल की जो मेहनत करते हैं, ये आपके लाइफ के 35 ईयर्स का करियर बनाते हैं। ठीक है? आप कितनी देर पढ़ते थे? मैं घंटों से कभी पढ़ा ही नहीं यार। मैं सिर्फ ऐसे पढ़ता था कि आज जो मुझे काम दिया हुआ है, जब तक ये खत्म नहीं होगा मैं सोने नहीं वाला हूं, बस। और के वो नाम से याद रखो जिनकी मेटलर्जी इंपॉर्टेंट है, बाकी नहीं याद करना है। ठीक है? उसमें भी जैसे कॉपर पायराइट यूज होता है तो कॉपर पायराइट ही याद कर, मैलेशाइट यूज हो रहा है तो मैलेशाइट याद कर, राइट? कॉन्फिडेंस कभी भी ओवरनाइट नहीं बनता है। कॉन्फिडेंस मेहनत से बनता है। बचपन से लेकर आज तक यही हो रहा है, आगे भी यही होने वाला है। ठीक है? तो अभी आपके पास समय है। जनवरी अभी 15 दिन बचे हैं आपके पास। अभी अगले 15 दिन में ऑर्गेनिक के भी लेक्चर्स होंगे। अभी कल से चालू हो जाएंगे ऑर्गेनिक के लेक्चर्स। ऑर्गेनिक के लेक्चर्स आपको हमेशा दिख जाता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जैसे आप देख रहे हो वैसे आपको दिख जाएगा कि अपकमिंग क्लासेस कौन सी है, प्रीवियस क्लासेस के जैसे ही। अपकमिंग क्लासेस में आप ऑर्गेनिक देखोगे, आप ऑर्गेनिक रिवाइज करके आओगे। अच्छा, जाने से पहले सब लोग मुझको एक वादा करेंगे, अगली क्लास हमारी स्टेट्स ऑफ मैटर और सॉलिड स्टेट की है, राइट? ये होने वाली है 2 फरवरी को। आप लोग मुझे वादा करो आप पढ़कर आओगे, नंबर 1 ये। नंबर 2, मुझे वादा करो अभी इन दिनों के अंदर आप इनऑर्गेनिक जो आपने पढ़ाई करी है, रोज सुबह उठ के मैंने कहा है रिवाइज करना है उसे आधा घंटा, उसको भूलेंगे नहीं। और जो भी आप अभी पढ़ रहे हैं इसी रिदम में चलते रहेंगे। प्रॉमिस? प्रॉमिस कर दो, फटाफट प्रॉमिस लिख दो यार। प्रॉमिस 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 प्रॉमिस। वादा हमारा पक्का है। हमारी क्लास वर्चुअल है लेकिन जबान हमारी भाई 2 करोड़ रुपए की है। जबान से ही तुम्हारी वैल्यू डिफाइन होती है। तो वादा हमारा वर्चुअल नहीं है, वादा रियल है। ठीक है? मैं आपका गुरु हमेशा रहूंगा, ये बात भूलने मत। आप IIT चले जाओगे तब भी मैं आपका गुरु ही रहने वाला हूं। ठीक है? चलिए, तो मिलेंगे अगली क्लास में हम 2 फरवरी को क्रैश कोर्स के अंदर। माइक्रो कोर्सेज पहले होंगे उसके भी। कल आशुतोष गौतम सर शाम को 7 बजे ऑर्गेनिक शुरू करेंगे, तो आप ऑर्गेनिक के सारे पाप धोइए कल से। ठीक है? तब तक के लिए स्टे सेफ एंड हैप्पी लर्निंग। बाय। For detailed videos, daily practice problems and live chat, visit academy.amazon.in or download the app.